हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अपने मार्केटिंग का। बेसिकली सेकंड लेक्चर होने वाला है। ये वन शॉट सीरीज चलता आ रहा था, बट ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि यार जब पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ा दूँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड किए एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर तक। कोशिश करेंगे आज इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें को पढ़ रखा था, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया था। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना, जिससे चीज़ें एक सिंक में समझ में आए, ठीक है ना। और ये नोट्स आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप आप कैसे ले सकते हो, बेसिकली ऐप को डाउनलोड करोगे या वेबसाइट पे जाओगे, अपने वेदत की वेबसाइट पे। अरे यार एक मिनट, हाँ, ये वेबसाइट पे जाओगे ना तो यहाँ पे कोर्सेज के सेक्शन में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे आपको क्लास 12th का ये फ्री रिसोर्सेज मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप कोर्स कंटेंट में जाते हो तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल है, देख सकते हो। जैसे जैसे मैंने सारे चैप्टर को पढ़ाया है वैसे वैसे ही उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, चलो फटाफट से। ओप्स, क्या हो गया, हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब गलती से खुल गया था। चलो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज को समझते हैं। ध्यान देना, टू अचीव द डिजायर रिजल्ट इन द टारगेट मार्केट एन ऑडियंस मस्ट डिसाइड विच फिलोसफी और अप्रोच शुड गाइड इट्स मार्केटिंग एक्टिविटीज। मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या लाइन बोल रहा है, टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, जब मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग का कोई एक प्रोस्पेक्टिव होता है, कोई मोटिव होता है, ठीक है ना। बिना प्रोस्पेक्टिव मोटिव के तो आप भाई साहब बोलते हैं ना पानी भी नहीं पीते, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कोई ना कोई आपकी कोई टारगेट मार्केट होती है, डिजायर्ड रिजल्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना पड़ता है कि किस फिलॉसफी या फिर किस अप्रोच से आगे अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, द फिलॉसफी डिसाइड वेदर या वेयर द मेन फोकस विल बी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, सेलिंग एफर्ट और कस्टमर नीड और सोसाइटी वेलफेयर, ठीक है ना। यहाँ पे मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, आपकी प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जिससे मार्केट में आप सप्लाई कर पाओ। सेकंड, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, सेलिंग एफर्ट, आप बेचने के लिए भी एफर्ट कर रहे हो। चौथा, कस्टमर की नीड को भी समझो, ऐसे ही नहीं कुछ भी बना रहे हो, ठीक है ना। और सोसाइटी वेलफेयर, मतलब आपके कोई भी प्रोडक्ट से आप सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इस बात को आपको देखना है। जैसे मान लो आप कुछ भी ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जिससे सोसाइटी एज अ होल खराब हो सकती है, जैसे अल्कोहल वगैरह ऐसी चीज़ें होती है, ड्रग्स वगैरह, जो भी, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये सोसाइटी के वेलफेयर के खिलाफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। ओवर द टाइम ओवर टाइम मार्केटिंग थिंकिंग हैज़ इवॉल्व। समय के साथ देखो मार्केटिंग की थिंकिंग बदली है। फॉलोइंग मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज हैव डेवलप्ड। आज के समय बहुत सारे मार्केटिंग फिलोसफी डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि देखो हम लोग का जो बेसिकली मार्केटिंग है ये समय के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। आज के समय में देखोगे, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखा था, इंडिया का फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल चप्पल का एक कंपनी स्टार्टअप है, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया था मार्केटिंग का अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि वो नए थे और वो उन्होंने एक ऐसा चप्पल बनाया जो कि मिट्टी में, मतलब वो अच्छे से डिग्रेड हो जाएगा, मिल जाएगा। नॉर्मल प्लास्टिक चप्पल की तरह नहीं जो सालों साल मतलब वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक कैंपेन बनाया जिसमें एक डेड बॉडी होता है, मतलब लोग क्या करते हैं, एक डेड बॉडी को दफनाने के लिए लेके जाते हैं। जब दफनाते हैं तो उस डेड बॉडी को जब कब्र में डालते हैं तो उसके साथ उसका चप्पल भी जाता है, ठीक है। और बेसिकली जब डेड बॉडी डालते हैं, ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल रहे होते हैं, तो अचानक से हवा चलती है और कपड़ा जो है उसके पैर से हट जाता है डेड बॉडी के, तो वहाँ पे वो चप्पल दिखाई देता है। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव कैंपेन चलाया था। आप नेट पे देखना, इसकी एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केटिंग एक्चुअली में कितनी ज़्यादा वास्ट हो गई है। आप ब्लिंकिट या जोमेटो देखोगे तो वो भी काफ़ी क्रीपी मैसेजेस वगैरह भेजते रहते हैं, तो सारे मार्केटिंग के पार्ट होते हैं। तो मार्केटिंग सच में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है समय के साथ, ठीक है। अब पहला देखो, अब क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोग के सिलेबस में उसको पढ़ते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलप होता है ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको पता है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप अगर सीबीएसई से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रॉपर पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये उस समय से प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। एट दैट टाइम डिमांड वाज मोर देन सप्लाई। मतलब उस समय क्या था, जितनी सप्लाई थी उस समय डिमांड उससे कहीं ज़्यादा था, ठीक है ना। देर वॉज अ वेरी फ्यू प्रोड्यूसर, सो सेलिंग वॉज वेरी ईजी, ओके। वेन एवर प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड, जो भी प्रोडक्ट हो आप बिक जाता था। वॉट एवर द प्रोडक्ट, अब मार्केट में लोग खरीदने के लिए तैयार होते थे।
बिजनेस बिलीव डैट प्रॉफिट कुड बी इंक्रीजिंग बाय द प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन द लार्ज स्केल। उस समय बिजनेस का ये मानना था कि भाई साहब हमारी प्रॉफिट तब बढ़ेगी जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। उनका ये सिंपल सा ये फंडा चलता था। ओके, ना कि वो ये देखते थे कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है या फिर प्रोडक्ट में हम लोग क्या इनोवेशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। रिड्यूस करते थे कॉस्ट, क्योंकि जब कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे। ओके, इट वॉज अज्यूम दैट द कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर इजीली अवेलेबल और लो प्राइस। इनका मानना ये था कि कंज्यूमर वही खरीदेगा जो ईजिली अवेलेबल हो प्लस वो काफ़ी सस्ते दाम पे हो। वो ये नहीं देखते थे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है या जो भी, ये सब चीज़ें उनको कोई भी मतलब नहीं रहता था। देयर फॉर फर्म फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। ठीक है ना, कि कैसे तक हम लोग कैसे कस्टमर के पास तक अपने प्रोडक्ट को ईजिली पहुंचा पाए, इस पर ज़्यादा फोकस हुआ करता था। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये लोग अवेलेबिलिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करते थे। ध्यान देना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तुम लोग को बिजनेस मैनेजमेंट में बोलता हूँ, मैंने नोट्स में भी हाईलाइटेड रखा हुआ है, ये सारे कीवर्ड्स है, आपको पढ़ते वक्त ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो अपना, चाहे केस बेस्ड हो या डायरेक्ट आए जो भी आए, तुम इन सब चीज़ों को कोट कर रहे हो और ये कीवर्ड्स को नहीं लिख रहे हो तो मार्क्स की कामना मत करना। मैंने रिसेंटली एक रील भी डाला था शॉर्ट्स वीडियो में, जिसमें आपको बोला है मैंने कि भाई साहब जब भी आप लिखते हो तो डेफिनेशन लिखना इज़ नॉट अ सफिशेंट। ठीक है, आप कुछ भी मतलब डेफिनेशन इन द सेंस व्हाट, बेसिकली जब भी कोई क्वेश्चन है, मैंने उसका बकवास आंसर नीचे लिख दिया है 10 लाइन का, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मार्क्स हो सकता है 1-2 नंबर एग्जामिनर दे दे, ये भीख में मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप प्रॉपर कीवर्ड्स अच्छे से चीज़ों को लिखोगे तब, और लिखोगे कब, जब बार बार पढ़ोगे, पढ़ोगे कब, जब रिवाइज करोगे। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे पास नोट्स मैंने इसलिए अवेलेबल करवाए हैं और सारे कीवर्ड्स के साथ करवाए हैं जिससे तुम अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाओ। तो इस चीज़ को मैं बोलूँगा कि ध्यान से करना। ठीक है, ऐसा ही बस नहीं करना है। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, ओवर द टाइम प्रोडक्ट इंक्रीज एंड सप्लाई बिकेम सफिशिएंट। समय के साथ साथ प्रोडक्शन क्या बोलते हैं इंक्रीज हो गया, सप्लाई भी बोलते हैं ना मार्केट में ठीक ठाक हो गया, मतलब जितने लोगों की डिमांड थी उतने प्रोडक्ट की सप्लाई भी हो चुकी। एंड मेयर अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस नो लॉन्गर इनफ। उस समय केवल अवेलेबल रहना और सस्ते दाम होना, अब लोगों के पास होता है ना कि हमारे पास प्रोडक्ट पहले था नहीं, तो लोग बस खरीद रहे थे, लेकिन अब आया कि नहीं प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो अब लोगों को लगा नहीं एक बार रुको, केवल प्रोडक्ट अवेलेबल है प्लस सस्ते दाम पे है, इससे मेरा नीड नहीं फुलफिल होगा। कंज्यूमर स्टार्ट प्रेफरिंग प्रोडक्ट विद अ बेटर क्वालिटी फीचर्स एंड परफॉर्मेंस। लोगों ने एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट फीचर्स और परफॉर्मेंस पे फोकस करना स्टार्ट किया। जैसे नोकिया देखो ना, नोकिया क्या करता था, उनका मानना था कि मेरा प्रोडक्ट है, ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करो। मार्केट में सेलफोन के नाम पे नोकिया काफ़ी पॉपुलर था क्योंकि उस समय ज़्यादा कॉम्पिटिटर थे ही नहीं, यानी सप्लाई क्या था, ज़्यादा था, सॉरी सप्लाई कम था, डिमांड ज़्यादा था। तो अब क्या हुआ, दबा के नोकिया बिकता था, नोकिया राज करने लगा। लेकिन एक समय आया जब मार्केट में सैमसंग, एप्पल, एलजी और पैनासोनिक, उस समय स्मार्टफोन पैनासोनिक वगैरह बनाते थे, ब्लैकबेरी आता था एक, तो बहुत सारी मतलब कंपनियां बनाने लगी। प्लस चाइना से बहुत सारी कंपनियां निकल के आई जो लोकल फ़ोन 1000-1200 में बेच दिया करती थी। इससे नोकिया को बहुत ज़्यादा झटका लगा। प्लस जब मार्केट में इतने सारे स्मार्टफोन आ गए तो कंज्यूमर भी सोचने लगा कि अब फीचर चाहिए। स्पेशली जब एप्पल मार्केट में उतर के आया 2008 के समय में, उन्होंने मार्केट में फीचर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे फोकस करना चालू किया और वहीं पे नोकिया का बोलते हैं ना डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटर क्वालिटी फीचर और परफॉर्मेंस के पीछे फिर क्या करने लगे, कंज्यूमर भागने लगे। रिजल्ट क्या हुआ, फर्म शिफ्टेड फोकस फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। फर्म्स को भी क्या करना पड़ा, उसके बाद क्वांटिटी से क्वालिटी पे शिफ्ट करना पड़ा। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन बिकेम द इम्पॉर्टेंट। उस समय अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे लोग फोकस करने लगे। मतलब यह सर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में देखा, अगर मैं एक सम अप करूँ तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कंपनी को क्या लगता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते रेट पे बेचो। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो चल रहा था। लेकिन जैसे ही सप्लाई इनफ हो गई तो लोगों ने बोला नहीं भाई अब नहीं, अब हमको बेटर क्वालिटी फीचर और परफॉर्मेंस चाहिए प्रोडक्ट में। ठीक है ना, अब नतीजा क्या हुआ, कंपनियों को जब ये समझ में आने लगा तो वो लोग भी क्वांटिटी से क्वालिटी पे शिफ्ट कर गए। आज जो कंपनियां नहीं शिफ्ट कर पाई वो आज कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, ओके। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इनोवेशन बिकम इंपॉर्टेंट। आज के समय भी देखोगे मार्केट में हर साल देखोगे लोग ना स्मार्टफोन, टेक गैजेट्स, कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो लेटेस्ट परचेस करते हैं। कारण क्या है कि जब लेटेस्ट परचेस करते हैं तो उसमें एक ऐसे आपको फीचर्स वगैरह ये जो नई चीज़ें होती हैं अब आपको मिलती है और आप चाहते भी वही हो ना, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हो, राइट। तो आप तो चाहोगे, तो वही बात यहाँ पे है। ध्यान देना, द बिलीव दैट कंज्यूमर विल बाय द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बिकेम द मेन वे टू इंक्रीज द प्रॉफिट। अब यहाँ पे कंपनी को पता चलने लगा भाई साहब कि प्रोडक्ट का अगर हमारे प्रॉफिट को बढ़ाना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम प्रोडक्ट को इंप्रूव नहीं करेंगे तो फिर भाई साहब कुछ भी काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तीसरा आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला आया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जिसमें प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। दूसरे में क्या था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे क्या था कि केवल लो प्राइस करने से और बोलते हैं ना चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करने से काम नहीं चलता, क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्वालिटी पे फोकस की गई। अगर मैं तुम्हारे सामने एक टाइमलाइन बनाऊँ, चलो मेरे साथ बनाओ, ठीक है, टाइमलाइन बनाओ। पहला क्या था हमारे पास, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे फोकस किस पे था सर, हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा और प्राइस क्या होगा जिससे लो कर सकेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पे हम लोग किस पे फोकस कर रहे थे, क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। यहाँ पे क्या था, क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे, सॉरी इसको यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है ना, क्वांटिटी पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्वालिटी पे फोकस करने लगे। उसके बाद सेलिंग पे फोकस होने लगा, ठीक है, मतलब ध्यान दो, अब सेलिंग पढ़ने जा रहे हैं। विद द फर्दर इंक्रीज इन द कंपटीशन, क्योंकि भाई साहब अब क्वालिटी भी मार्केट में आ चुकी थी, ऐसा तो नहीं था मार्केट में क्वालिटी नहीं था। तो अब सवाल आया भाई साहब सेलिंग, क्योंकि सबको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा था, तो जो ज़्यादा कस्टमर को लुभा पाएगा वो ज़्यादा माल बेचेगा, ज़्यादा बेचेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो अब गेम आ गया सेलिंग पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेनी सेलर ऑफर्ड सिमिलर क्वालिटी प्रोडक्ट एट द लोअर कॉस्ट, ठीक है ना। कंज्यूमर डिड नॉट बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, कंज्यूमर खुद प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे। बिजनेस बिलीव दैट कंज्यूमर विल नॉट बाई इनफ अनलेस दे परसुएटेड और मोटिवेटेड। बिजनेस को लगने लगा कि कंज्यूमर तब तक हमारा माल नहीं खरीदेगा जब तक उनको मोटिवेट या फिर बोलते उनको परसुएट, मतलब उनको ज़रूरत ना महसूस हो, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट देखोगे आपको ज़रूरत महसूस करवाया जाता है कि बेटा आपको इसकी ज़रूरत है। मार्केट में आप देखते हो टीवी पे इतने सारे ऐड दिखाता है, बोलता है ना कि हॉर्लिक्स बोलता है कि दूध में मिलाओगे तो दूध की शक्ति बढ़ जाएगी। बूस्ट आपको दिखाता है कि भाई तुम थक जाते हो बहुत जल्दी तो तुम बूस्ट, या फिर ये और क्या नाम आता है, बूस्ट है, अरे जिसमें दौड़ते रहते हैं, बॉर्नविटा, यस बॉर्नविटा, ठीक है, तो बॉर्नविटा कंज्यूम करो दूध के साथ। तो ये तुमको परसुएट करते हैं जिससे तुमको लगता है नहीं यार हमें ये कंज्यूम करना चाहिए। ओके, अगर तुम सिंगल लॉन्ड हो तो तुम भाई डिओड्रेंट खरीद रहे होगे इस होप में कि कोई लड़की भैया बोल दे, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे परसुएड किया जाता है कि बकरे आ कट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, परसुएड करना, मोटिवेट करना है जिससे तुम प्रोडक्ट को खरीदो। क्या ये बात समझ में आया। देयरफॉर फर्म स्टार्टेड यूजिंग द हैवी एडवर्टीजमेंट, आज भी देखोगे मार्केट में दबा के एडवर्टीजमेंट होता है। ओके, पर्सनल सेलिंग को फोकस किया गया, सेल प्रमोशन टेक्निक्स का यूज़ किया गया जिसमें कोलैबोरेशन, आज के समय में देखते हो ना स्पॉन्सरशिप वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। कई बार गिव अवे भी कंपनियां करवाती हैं, कुछ कुछ सैम्पल्स वगैरह, तो इसके अंदर आने लगा। द फोकस शिफ्टेड पुशिंग सेल्स अग्रेसिवली, यहाँ पे फोकस क्या हो गया कि सर हमारे सेल्स को बढ़ाओ, क्या करना है, हमारे सेल्स को इंक्रीज करो एनी हाउ। उसके बाद क्या हुआ देखो, हाउ एवर द कॉन्सेप्ट इग्नोर द इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जैसे कि बात करते हैं ओला इलेक्ट्रॉनिक, आज के समय जितने स्टार्टअप बहुत सारी कंपनियां आई ना, ये प्रेशर करने लगती है। एक बार उनको नंबर दे दो तो इतने कॉल करेंगे ना, इतने कॉल करके पागल कर देंगे, क्रेडिट कार्ड वाले ये वो। कंज्यूमर घंटा, एक बार तुम खरीद लोगे सामान ना, उसके बाद वो भूल जाएंगे तुम कौन हो और तुम कहाँ हो। तो मतलब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। ओके, केवल वो सेल पे फोकस करते हैं और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस आपके सामने पूछा जा सकता है जिसमें बोलेंगे कि ये कौन सा यहाँ पे जो चीज़ है वो मिसिंग है। तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे सेल कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो यहाँ पे मिसिंग है। और लॉन्ग टर्म में बिजनेस अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो भाई भूल जाओ, कुछ भी फिर बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है कंज्यूमर की नीड्स को और सेटिस्फाई करने को। उसको मार्केट में जा कर के कंज्यूमर को समझना कि तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है ना। उसके हिसाब से तुम क्या करते हो, प्रोडक्ट को बनाते हो। अब उस प्रोडक्ट को बना करके देना, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इट बिलीव दैट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द की टू बिजनेस सक्सेस। इसमें यह माना जाता है कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो है वही तुम्हारी बिजनेस की कुंजी है, चाबी है। प्रॉफिट कैन बी अर्न ओनली बाय सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर नीड्स। प्रॉफिट आप तभी कमा सकते हो जब आप कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करो, बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स।
अंडर दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बिजनेस डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। सारे बिजनेस जो होते हैं, डिसीजंस होते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं। ऑल द फर्म आइडेंटिफाई व्हाट कंज्यूमर वांट देन प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली। फर्म्स क्या करती हैं, देखती है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट को बनाना चालू करती है। जैसे जोमेटो ने देखा ना यार कि यार किराने वाले को, मतलब कई बार किराने वाले बहुत नाटक करते हैं, चीज़ एक्यूरेट नहीं देते, प्लस घर में 10 मिनट के अंदर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो कई बार नहीं भी मिलता है, लोग परेशान होते हैं। तो ब्लिंकिट का कॉन्सेप्ट आया, 10 मिनट में हम आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। तो ये थोड़ा सा ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ज़्यादा जाते हैं, ठीक है ना। मेन पिलर ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, ओके ऐसा मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इस बार कुछ इससे उठेगा जरूर, ठीक है। ओके तो ध्यान देना, आइडेंटिफाई करना सर टारगेट मार्केट, कि आप किसके लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। अरे समझो, अगर मैं मेडिसिन बेचता हूँ तो मैं हॉस्पिटल या कुछ ऐसे एरिया में या कुछ ऐसे पेशेंट को पकड़ूंगा ना जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर मैं बुक्स बेचता हूँ तो मैं स्कूल के बाहर या स्टूडेंट्स को पकड़ूंगा ना। तो बेसिकली टारगेट मार्केट को डिसाइड करना, अंडरस्टैंड करना कंज्यूमर की नीड क्या है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो टेक्स्ट बुक पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे एक दिन। इतनी बोरिंग बुक होती है, नींद आने लगता है 2 पेज पढ़ लो तो उसको सॉल्व कैसे करें सर, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो ये वन लाइनर मैंने क्या बनाया आपके लिए, जहाँ पे बस काम की बातें पढ़ो, बाकी अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेना। भाई नर्सरी से पढ़ते आए 12th हो गए, मतलब एक क्लास 1 से जोड़ोगे, क्लास 1 से ले जोड़ोगे 12, तो यहाँ पे 12 साल तो यहाँ पे तुमने बर्बाद किए ज़िंदगी के। प्लस नर्सरी केजी वगैरह जोड़ो 3 साल, 15 साल जो बच्चा सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आया है, 12th में आकर अगर ये बोलता है कि उसको इंग्लिश लिखने नहीं आ रहा है, सेंटेंस लिखने नहीं आ रहा है, तो भाई वापस कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे, मतलब ठीक है, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो ये आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ बिग डील एट ऑल, 2-4 प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कस्टमर की नीड क्या है कि रादर देन पैराग्राफ आप उसको शॉर्ट स्क्रिप्ट दो जिससे वो पढ़ के भाई लाइफ में और कुछ भी कर पाए, ना कि वो नींद में सो रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो मैंने इस चीज़ को समझ के अपने स्मार्ट बुक्स बनाए। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की नीड और वांट्स को समझाना। वैसे ही देखो मार्केट में अब देखोगे फ्रंट कैमरा जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, फ्रंट कैमरा ज़्यादा तगड़े आ रहे हैं कंपेयर टू द बैक कैमरा, क्योंकि सबको पता है सेल्फी, फ्रंट वीडियो, ब्लॉग वगैरह पता नहीं क्या क्या सब बना रहे हैं, तो फिल्टर भी ऐड किए जा रहे हैं। तो कंज्यूमर की नीड को देख के लोग कर रहे होते हैं ना, समझ में आया। फिर आता है डेवलप करना प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। मतलब क्या है कि वैसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे उस नीड्स को, जो हमारे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग सेटिस्फाई कर पाए। ऐसा नहीं कि बस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, नहीं, उसका सॉल्यूशन भी तो निकालोगे। एंड फिर आता है सेटिस्फाई करना कंज्यूमर बेटर दैन द कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटर को भी तो बीट करना है। फिर अर्न करना प्रॉफिट भी उससे, क्योंकि कंज्यूमर को केवल सेटिस्फाई करना इज नॉट द ओनली मोटिव, आपका प्रॉफिट अर्न करना भी सोल मोटिव है। कल होके तुम भी कुछ बिजनेस करते हो, कुछ शुरू करते हो, तो अगर तुम कंज्यूमर की सेटिस्फाई कर देते हो तो चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ प्रॉफिट अर्न करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, फिर वो फेल बिजनेस के अंदर में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आए हैं, लेकिन वो आज के समय फेल कर चुके हैं, हमारे बीच एग्जिस्ट नहीं करते। और उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो क्वालिटी पे बहुत बेचारे फोकस कर रहे थे लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाए। चूँकि प्रॉफिट नहीं बन पाया, कंपनी बंद हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। द मेन पर्पस ऑफ मार्केटिंग, अब देखो, टू क्रिएट कंज्यूमर क्रिएट कंज्यूमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट। ठीक है ना, कंज्यूमर वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के साथ, इस बात को ध्यान देना। आगे आता है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, जनरली हम ना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ नॉट इनफ इन टूडेज वर्ल्ड, मेनी सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट सच एज पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्टिविटी दैट हार्म सोसाइटी कैन नॉट बी जस्टिफाइड इवन दे आर सेटिस्फाई द कंज्यूमर. The societal marketing concept state that organization should satisfy the consumer need in the way that also benefits society. Long-term welfare of consumer and society must be considered. This concept focus on the consumer satisfaction, ethical and environmental responsibilities. मतलब क्या है कि सर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन करना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप इस तरीके से करो जिससे आप इथिकल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाओ। बेसिकली यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी चलना है। एक एग्जांपल अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँगा। ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जो 10 मिनट्स डिलीवरी जो ऐप है ना, ओके, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। कंट्रोवर्सी ये चल रहा है कि ये 10 मिनट डिलीवरी के लिए फोर्स करते हैं अपने गिग वर्कर्स को, जो डिलीवरी पर्सनल होते हैं उनको, जिससे वो क्या करते हैं, तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं,
ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं और आप ओवर स्पीडिंग करते हो, तो रोड पे और कोई भी चल रहा है जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा है। केवल गिग वर्कर ही नहीं, जो डिलीवरी पर्सन है केवल वही नहीं, बल्कि रोड में अन्य लोग भी है, उनका भी कोई हादसा हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है। प्लस उनको वेजेस जो है बहुत कम मिल रहा है। कस्टमर की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉफिट ब्रांड जो है वो भी बड़ा हो गया, लेकिन सवाल ये है हाउएवर भी प्रॉफिटेबल नहीं है वो, बट एक पल के लिए ब्लिंकिट काफ़ी बड़ा ब्रांड है ना, तो ब्लिंकिट भी बड़ा हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट भी बड़ा हो गया, ठीक है। कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट घर पे पहुंच गया 24/7। मेरे घर पे तो ब्लिंकिट जो इस एरिया में 24/7 डिलीवरी करता है। रात को 2 बजे भी 3 बजे भी ऑर्डर करो तो ब्लिंकिट वाले पहुंचा देते हैं। मतलब इतना, मतलब कभी सोचा नहीं था ये होगा, बट हो रहा है, विच इज़ टू गुड, आई लव दिस, ठीक है ना। बट गिग वर्कर का क्या, जो बंदा 3 बजे रात को मेरे घर के बाहर डिलीवरी करने आ रहा है उसका क्या। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट किया कि नहीं किया। तो वहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, पहले तो 10 मिनट का जो ये मैंडेटरी क्लॉज डाला हुआ है उसको हटाओ। आदमी आराम से, ठीक है 10 मिनट नहीं 15 मिनट में भी आएगा, तो उससे उसकी जो भी कमीशन बनती है, पेमेंट बनता है, वो रिड्यूस नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, आप आधे 10 मिनट की जगह आधे घंटे का टाइम दो, जिससे आधे घंटा इज़ अ क्वाइट इनफ। जहाँ पे 1.5 किलोमीटर जाना है तो आप आधे घंटे 45 मिनट में आराम से डिलीवर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रेस नहीं लगाना। तीसरा, उनकी जो इनकम है उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि भाई, और प्लस उनको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई, क्योंकि रोड पे बंदा गाड़ी चला रहा है। ऊपर से हमारे देश के लोगों में सिविक सेंस तो पता है कितना गया गुजरा हालत है, सिविक सेंस की बात नहीं करूँ तो बेहतर है। तो उस केस में क्या है कि वो लोग के साथ मान लो कि 0.1% केस अगर कुछ अनहोनी हो भी गई तो अगले के पास इंश्योरेंस है, कम से कम रोड पे नहीं आएगा। क्योंकि जो भी रात को बंदा 3 बजे किसी के घर पे ग्रॉसरी डिलीवर कर रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं शौक से नहीं कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। उसकी फाइनेंशियल जो स्थिति है उतनी बेहतर नहीं है, ये साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को सोसाइटल कॉन्सेप्ट को भी लेके चलना पड़ेगा, जहाँ पे सोसाइटी में अन्य जो चीज़ें हैं उनको भी फोकस करें। हाउएवर ब्लिंकर देखते हो ना, तुम्हारे घर पे जो प्रोडक्ट पहुँचाते हैं वो पेपर बैग में पहुँचाते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। जब भी ऑर्डर करते हो तो बोलते हैं कि पेपर बैग अगर आपको लगता है तो आप वहाँ पे टिक कर दो, जिससे आपके पर जो बैग है वो नहीं पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में ही आता है। द सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, विथ एडेड कंसर्न फॉर द लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे आप सोसाइटी के वेलबींग के बारे में सोचते हो, क्योंकि जो गिग वर्कर है वो ऐसा नहीं है चांद पर से या पे मंगल ग्रह से आया व्यक्ति है, वो यहीं का है, ठीक है ना। अब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या क्या फंक्शन होता है चलो समझते हैं। यहाँ पे आप एक्सचेंज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर टू मेक चेंजेस पॉसिबल एंड सक्सेसफुल। सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है, एक होता है मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर प्लान जिससे हम लोग अचीव कर पाए अपने ऑब्जेक्टिव को। इसमें इन्वॉल्व होता है टारगेट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना है, एक्शंस लेना। एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है 10% मार्केट शेयर रखा हुआ है, अब ये प्लान कर रही है कि हम लोग अपने मार्केट शेयर को आने वाले 3 सालों के भीतर 20% पे लेके जाते हैं। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, 100% है, और ये 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हैं। 100 रुपये का चॉकलेट की मार्केट में बात कर रहा हूँ। अब एक देश में 100 लोगों की आबादी है और 100 चॉकलेट्स खरीद सकते हैं, मतलब 100 रुपये का ये चॉकलेट खरीदते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, दूसरी एग्जांपल लेते हैं, चलो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, प्रॉपर लेते हैं। चलो मान लो एक कंट्री है बेटा, इसके अंदर 100 लोग रहते हैं, आबादी इसकी 100 लोगों की है। रोज़ इस कंट्री में मैक्सिमम 100 चॉकलेट्स बिक सकते हैं, मतलब कि कह सकते हो रोज़ 10,000 चॉकलेट बिक सकते हैं, है ना। अब एक पल के लिए बस समझा रहे, समझना। अब रोज़ 10,000 का चॉकलेट बिक सकता है तो साल में 365 दिन होते हैं ना। अब सोचो कितने का बिक सकता है चॉकलेट, अभी फिलहाल के लिए इसको कंसिडर नहीं करते। अब सोचो एक दिन के हिसाब से सोचते हैं, 10,000 का चॉकलेट रोज़ बिकता है। मान लो कंपनी ए है और बी है, ये दोनों इस चॉकलेट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब कंपनी जो ए है ना, ये 4,000 का चॉकलेट इसके बिकते हैं और 6,000 की चॉकलेट कंपनी बी के बिकते हैं। समझना, 60% मार्केट शेयर किसके पास हुआ, बी के पास हो गया। अब 40% मार्केट शेयर किसकी हो गई, ए के पास हो गई। अब ए सोचता है कि ये दोनों तो कॉम्पिटिटर हुए ना, क्या हो गए, ये दोनों कॉम्पिटिटर हो गए। तो अब ए क्या चाहेगा कि इस 40% से बढ़ा के हम लोग 60% प्लस उसके बाद 70-80 ऐसे करके बढ़ाएं। और बी क्या चाहेगा कि हम ए के पास जो ये 40% शेयर है इसको भी खींच ले अपने तरफ।
मतलब हम भी 60% से 70 फिर 80 एंड सो ऑन आगे बढ़ते रहें। यही तो कंपटीशन है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एग्जाम्पल, एक कंपनी 10% मार्केट शेयर होल्ड करती है, अब वो चाह रही कि आने वाले 3 साल के भीतर अपने 10% को 20% पे लेके जाए। प्लान्स आर मेड फॉर अ प्रोडक्शन, प्रमोशन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखोगे अभी हमारे इंडिया में फ़ोन पे जो है, मैक्सिमम जो लोग यूपीआई यूज़ करते हैं फ़ोन पे का यूज़ करते हैं, लगभग 60, 65 या 70% के आसपास का इसका मार्केट शेयर है। उसी में अमेजोन एक करके आता है, अमेजोन पे करके आता है, आपने यूज़ किया होगा। कैशबैक ये लोग बहुत ज़्यादा ऑफर करते हैं, क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि ये फ़ोन पे से आगे निकले, मतलब जो मार्केट शेयर इनके पास है, फ़ोन पे के पास है, ये अमेजोन पे ले, ठीक है ना। क्योंकि फ़ोन पे अब क्या करता है, अब क्योंकि उनके पास ऑडियंस है, तो वो क्या करते हैं, कभी भी रिचार्ज वगैरह कराओगे तो उसमें प्लेटफॉर्म फीस और ये वो जोड़ के अपना प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन अमेजोन आज भी बोलता है कि हम लोग कोई भी जीरो प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, और बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म फी नहीं लेता है। और क्यों करता है कि कस्टमर अमेजोन पे को ज़्यादा यूज़ करे, वो फ़ोन पे का मार्केट शेयर को खींचना चाहता है। क्या ये बात समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, फंक्शन रिलेटेड टू डिजाइनिंग एंड इंप्रूविंग द प्रोडक्ट। डिजाइन करना प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव एंड यूजफुल वे में। इट हेल्प करता है इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड गिविंग द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। मतलब प्रोडक्ट की लुक भी मैटर करती है। मतलब एक कहावत है ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। झूठ कहावत है भाई, बुक को हर कोई जज बोलते हैं, बुक को हर कोई कवर से ही जज करता है। मतलब लिटरली आप एक्सटर्नली कैसे दिख रहे हो रादर देन इंटरनल। एक्सटर्नल लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, तो जितनी अच्छी आपकी पैकेजिंग होगी आपके प्रोडक्ट की, उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे देखो ना, किंडल जो है मार्केट में बिकता है, कितनी अच्छी उसकी पैकेजिंग है, अंदर जो भी है, लेकिन बाहर की पैकेजिंग अच्छी होती है, तो लोग उसको मतलब अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ना, तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग मैटर्स। एग्जाम्पल, एक वाइल बाइंग अ बाइक, कंज्यूमर लुक एट द माइलेज, कॉस्ट एंड डिज़ाइन, शेप, स्टाइल की कैसा गाड़ी है, कलर क्या है, वेरिएंट कौन सा लेना है, सारी चीज़ें देखते हैं। ओके। तीसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। ध्यान देना, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप पहले से कोई क्वालिटी या साइज प्राइस सोच के रखे हो और उसी के हिसाब से प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ये इंश्योर करता है हर एक प्रोडक्ट एक यूनिफॉर्म रहे प्लस कंसिस्टेंट रहे। मतलब मान लो कि तुम एक लेज का पैकेट खरीदते हो, उसका लेज खाते हो, प्लस दूसरे दुकान पे जाके दूसरी लेज का पैकेट फाड़ते हो, उसमें से लेज निकाल के खाते हो, टेस्ट सेम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे लेज खाए तो डिफरेंट है, वहाँ पे खाए तो अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी रखते हैं। बेसिकली वो कि सर्टेन स्टैंडर्ड है कि इतना क्रंचीनेस होनी चाहिए, इस क्वालिटी के आलू का ही हम लोग लेज बनाएंगे, ये सारे ध्यान दिया जाता है। ये रिड्यूस करता है नीड फॉर द इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, ठीक है ना। अब ग्रेडिंग मीन्स अ क्लासिफाइंग प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट क्वालिटी एंड ग्रेड्स। अब देखो क्या होता है ना, जैसे 5 वाले लेस खरीदो उसमें छोटे छोटे लेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन तुम 50 वाला खरीदो उसमें बड़े बड़े पीसेस ज़्यादा मिलते हैं चिप्स के। तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते हैं, ग्रेड वाइज अपने आप में डिवाइड करके रखते हैं लेस वाले। मतलब कि छोटे जो निकलते हैं वैसे भी बड़े पैकेट में देंगे, तो प्रीमियम कस्टमर है उनको भी पता है 50 का जो लेस खा रहा है रादर देन 5 वाला, उससे तो अमीर ही होगा, तो 50 वाले में थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं वो। लेकिन देखोगे 5 वाले में छोटे छोटे ज़्यादा रहता है, चूरा ज़्यादा वो डाल के देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसको ग्रेडिंग कहते हैं। ये यूज़फुल होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वीट, राइस। देखोगे राइस में भी बहुत डिफरेंट राइस होता है, मार्केट में 40-50 का भी चावल मिलता है, फिर 150 रुपये किलो का भी चावल मिलता है। तो क्वालिटी मैटर्स, ठीक है ना। ये हेल्प करता है बायर को नो द क्वालिटी, हेल्प द सेलर टू गेट बेटर प्राइस फॉर द हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट होती है उतने ज़्यादा पे करते हो। सोना में भी देखोगे अब 24 कैरेट का मिलता है सोना, 22 कैरेट का मिलता है, 18 कैरेट का मिलता है, और इन सब की प्राइस भी डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा महंगा ये होता है, फिर उससे थोड़ा सा सस्ता ये होता है, फिर उससे बहुत सस्ता ये होता है, फिर उसके नीचे 14 कैरेट भी आई थिंक आता है, तो वो ये भी होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रेडिंग है, ये ग्रेड है, बेसिकली अलग अलग क्वालिटी में बांट दिया गया है। आगे बात करते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या होता है। देखो, पैकेजिंग का मतलब होता है डिज़ाइन या डेवलपिंग द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, किस में वो प्रोडक्ट पैक होके आएगा। लेबल रेफर करता है इन्फॉर्मेशन जो उसके ऊपर छपा होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, मेरे पास एक ये बुक है, ठीक है, तो ये बुक जो है पैकेट में पैक होके आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पैकेजिंग। लेकिन इसके पीछे जो इसकी जानकारी दी गई है, दैट इज क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेबलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेबलिंग कहते हैं। पैकेजिंग प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को, ऑल्सो एक्ट एज अ प्रमोशनल टूल, ठीक है। लेबल में शो द ब्रांड नेम, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स। क्या होता है लेबल में, देखो यहाँ पे ब्रांड नेम क्या, ये आर्यन करके लिखा हुआ है, प्राइस वगैरह लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है। गुड पैकेजिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस, लाइक चिप्स वगैरह, शैम्पू वगैरह बेचने में ज़्यादा काम ये सब चीज़ें आती हैं, बताया कुछ देर पहले आपको। ब्रांडिंग क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं।
ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब जहाँ पे ब्रांड का नेम होता है, उसका नाम से ही बोलते हैं। रोला है ना मार्केट में, जैसे कि हम बोलते हैं एप्पल, ब्रांडिंग ही तो है। अगर मैं बोलूँ सैमसंग, ब्रांडिंग ही तो है। अगर मैं बोलता हूँ G5, ठीक है, ये कभी नाम सुना है? ये भी फ़ोन बनाया करती थी 2010-11 में, चाइनीज़ बकवास फ़ोन आता था वो, सस्ती चीप क्वालिटी फ़ोन, तो ये ब्रांड बनाया करता था। ठीक है, मैंने देखा था रिक्शा वाले ठेला वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते थे इसको। इसकी आवाज़ बजती थी ना, स्पीकर इतना ज़ोर से बजता था, एकदम मैं फटा हुआ आवाज़ की पूछो मत। तो ये क्या है? ये ब्रांड है ना, ये थोड़ी है। तो यही जब मैंने नाम लिया एप्पल का, सैमसंग का, जो आपके दिमाग में क्लिक किया, दैट इज़ ब्रांड नेम। अगर मैं बोलता हूँ वेदर, दैट इज़ ब्रांड नेम। क्या है? ब्रांड नेम है। ठीक है, ये हेल्प करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, जैसे एप्पल का आईफोन है ओ ऐसा वाला। ठीक है ना, कंज्यूमर की लॉयल्टी देखोगे, एप्पल को जब भी लॉन्च होता है तो कोई ना कोई गधा जाके रात को 12 बजे से वेट कर रहा होता है सुबह के शोरूम खुलने का, जिससे पहला एप्पल का जो आईफोन है उसको ही मिले। तो ये हरकतें जो चिंदी चोरी करते हैं ना लोग, चोमू वाली हरकतें, तो बेसिकली इसी के अंदर हमें आता है, ये ब्रांड लॉयल्टी के अंदर में आता है। डिसीजन इंक्लूड द चूजिंग द ब्रांड नेम एंड ब्रांड स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल, सेलिंग अ पेन एज अ पार्कर इंस्टेड ऑफ द जस्ट पेन। देखो बोलते ये पार्कर का पेन है, ब्रांड है भाई साहब, ब्रांड है। देखो एग्जाम्पल भी मैंने हर जगह दे रखा है, जिससे तुम अच्छे तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई समझ कर के काम कर पाओ। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान देना, दिस सर्विसेज एम टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट बिक जाती है तो मान लो कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए वो लोग वारंटी वगैरह देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम में दिक्कत आ गई, मतलब कोई जैसे कि आप मान लो गाड़ी खरीद रहे हो तो 3 सर्विस फ्री देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर में आता है। हैंडलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स, कंज्यूमर का कोई कंप्लेन है तो उसको हैंडल करना। जैसे मैंने एक TWS मंगवाया था, रात को बैठा हुआ था, मुझे बहुत नीड थी, तो मैंने ब्लिंकिट से एक वायरलेस नहीं होता TWS छोटा सा, वो लिया था। लगभग वो सस्ता वाला था यार, गरीब आदमी हूँ ना, 700-800 रुपये का था। ठीक है, तो वो मंगवाया, उसकी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही थी। मेरे को बस इंस्टेंट चाहिए था। फ्लिपकार्ट से मतलब मंगवाता तो काफ़ी महंगा लगता है, वन प्लस का, प्लस वो आने में बेसिकली 5-6 दिन मांग रहा था। तो मेरे को चाहिए था कि नहीं, कल सुबह ट्रैवल करना है, मेरे को एक TWS तो चाहिए, ट्रेन में काम आएगा। बोरिंग लोगों की बातें सुनने से तो बेहतर है कि कान में लगा के शांति से अपना गाना सुनूंगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब आया तो उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई, तो मैंने ब्लिंकिट में कंप्लेन करा कि इसको ले लो, रिफंड कर दो, या फिर दूसरी जो प्रोडक्ट है ब्लिंकिट से ही मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। लेकिन वो अड़ गए, बोले कि भैया नहीं, हम आपको रिप्लेस करके देंगे, इसमें हो सकता है गड़बड़ी को रिप्लेस करके देंगे। वो ज़बरदस्ती रात को 2 बजे तक 3 बार रिप्लेस करा। उसका बोलते हैं सर इस बार पक्का सही होगा। मैंने बोला कि रख लेता हूँ प्रोडक्ट, भाड़ में जाइए, बार बार दौड़ाते रहेंगे। तो वो रिप्लेस कर रहे थे कि उनके प्रोडक्ट ख़राब है कि नहीं है। तो बेसिकली प्रोडक्ट ख़राब नहीं था, मुझे चाहिए था कि नहीं आप इसको रिफंड कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी उतनी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। आज सच प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, लेकिन स्टिल उन्होंने मेरी कंप्लेन को सुना और मेरे प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दिया, जो मुझे नहीं चाहिए था। अनवांटेडली वो रिप्लेस करके दिए उन्होंने। तो बेसिकली यहाँ पे कंप्लेन जो होता है, कंज्यूमर की कंप्लेंट को हैंडल करना होगा, और ब्लिंकिट की सर्विस काफ़ी अच्छी है इस चीज़ से दिखा। लेकिन हाँ, वो रिफंड करते तो ज़्यादा खुशी होता है मेरे को। लेकिन दूसरी बार वो बोले थे कि अगर आप चेंज करवाओगे फिर से, अगर गड़बड़ आते हैं तो हम लोग रिफंड करेंगे। फिर मैंने करवाया नहीं, कि अनवांटेडली परेशान नहीं करना चाहिए किसी कंपनी को, 600 के चक्कर में बार बार परेशान करा, अच्छी बात तो नहीं लगती ना, इसलिए नहीं करा। मेंटेनेंस एंड टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है ना, यहाँ पे मेंटेनेंस एंड टेक्निकल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराएं। जैसे गाड़ी है, बोला ना, गाड़ी वगैरह स्कूटी वो भी खरीदोगे तो क्या होता है, उसको आपको वो 2-3 सर्विस तो वो फ्री देते हैं, तो वो इसके अंदर में आता है। प्रोवाइड करना प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, कैसे प्रोडक्ट, जैसे वॉशिंग मशीन खरीदोगे तो घर पे इंस्टॉलेशन टीम आती है उसकी, आपको इंस्टॉल करके जाएंगे, बता देंगे कि भाई कैसे कैसे चलता है, आपको कैसे अपग्रेड करना है। तो ये सारे क्या होते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के अंदर में आते हैं। ये सर्विस हेल्प करता है आपको रिपीट सेल को लाने के लिए। रिपीट मतलब एक बंदा खरीद के गया तो वापस आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, या फिर मान लो कि वो अपने दोस्तों को सजेस्ट करेगा, तो डैट इज़ कॉल्ड रिपीट सेल्स। ठीक है ना। अब देखो प्राइसिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्राइसिंग मीन्स डिसाइडिंग द प्राइस टू बी पेड बाय द कंज्यूमर। यहाँ पे आप क्या करते हो, ये प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, ये वो चीज़ होता है जो हम लोग, प्राइस बेसिकली वो पैसा जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लोग कंज्यूमर से इतनी चार्ज करेंगे। प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड की डायरेक्टली को। जनरली लोअर प्राइस इंक्रीज करता है डिमांड, और हायर प्राइस क्या करता है, रिड्यूस कर देता है डिमांड को। ठीक है। मार्केट डिसाइड करता है प्राइस, ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग का लेवल और प्राइसिंग चेंजेस। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, जहाँ पे क्या होता है कि मार्केट के जो डिमांड सप्लाई फैक्टर क्या होता है, प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं। अगर मान लो कि आप दूध की लेट से बहुत सारे किराने स्टोर है, ठीक है,
जहाँ पे वो दूध का पैकेट अमूल का 30 रुपये का बेच रहे हैं और मेरा किराना स्टोर है, मैं 35 का बेच रहा हूँ, मैं 5 रुपये हैंडलिंग चार्जेस ले रहा हूँ, कोई मेरे से नहीं बाई करेगा, ये लोग इससे करेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे मार्केट में लोग यही प्राइस पे ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई मैटर कर गया। कई बार चीज़ों की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड कम होता है, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाती है। सब्जी वाला एग्जांपल परफेक्ट होता है, जब देखोगे मार्केट में सब्जी बहुत अवेलेबल होती है तो उसकी प्राइस घट जाती है, लेकिन प्राइस वही शादी वादी के दिन में जाओगे जब लगन चल रहा होता है तो उस समय प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहती है। ठीक है। प्रमोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन वगैरह इसके अंदर में आता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन बजट वगैरह का इस्तेमाल करते हो कि आप कितना पैसा खर्च करते हो चीज़ों को प्रमोट करने में, एडवर्टाइज करने में। इसमें हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कंज्यूमर को कि आप प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करोगे, या फिर परसुएड करते हैं कंज्यूमर को। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो ना इन्फॉर्म का, जैसे इंडिया में मैगी जब आई तो इंडिया में लोगों को मैगी बनाने का पता था ना, उसको कैसे खाते वो पता था, क्योंकि हम लोग तो दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाले व्यक्ति। तो उन्होंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही समझाना चालू किया कि आप मैगी को बस 2 मिनट में पानी गर्म करो, उसके अंदर मैगी डालो, मसाला डालो, 2 मिनट वेट करो ढक के, मैगी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उन लोगों ने को इन्फॉर्म किया गया और उसको इतने लजीज मटर वगैरह डाल के दिखा के कि इंडियन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वेजिटेबल्स को भी उसमें ऐड किया गया, जैसे लोग उसको देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, परसुएड हुए, फिर वो प्रोडक्ट को बाय करने लगे। तो ये दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रमोशन। ठीक है। आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डील करता है मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर। मतलब देखो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में एडवर्टीजमेंट बहुत चल रही है, ठीक है, लेकिन आप जब जाते हो आप पास के दुकान पे या उसके शोरूम पे तो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर कंज्यूमर खरीदेगा कैसे। तो इसलिए ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास या उसके सिटी में अवेलेबल हो, जिससे वो उसको परचेस कर पाए। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें आता है चैनल, जहाँ पे होलसेल और रिटेलर्स होते हैं। ओके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से करके रखना, जैसे मार्केट में कभी भी जाओगे तुमको कोका कोला, पेप्सी, ये सब एक नहीं तो दूसरी दुकान में मिल जाते हैं कॉमनली। तो कहीं ना कहीं ये कोका कोला, पेप्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मार्केट में प्रोडक्ट की जो सप्लाई है उसको कंटिन्यूसली बना कर रखे। अगर जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो दिक्कतें आ सकती है, उनका कॉम्पिटिटर उनका मार्केट खा सकता है ना। मान लो पेप्सी मार्केट में मिलना बंद हो जाता है, कोका कोला ज़्यादा बिकेगा ना, तो इससे बेनिफिट तो कोका कोला को होगा, पेप्सी को तो नहीं होगा, लेकिन दोनों बहुत ही कॉम्पिटिटर है। तो पेप्सी अपना हमेशा सप्लाई बना के रखता है और कोका कोला भी अपना सप्लाई बना के रखता है। मैंने क्लास में थम्सअप का एग्जाम्पल लिया था इसको लेकर के कि एक डिमांड सप्लाई से मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ओके। आगे बात करते हैं स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। यहाँ पे आप वेयर हाउस वगैरह होता है, सिटी के बाहर बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस लगा बना के रखते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा स्टोर होती है और वहीं से सिटी के अंदर सप्लाई होती रहती है, जिससे जो आपकी सिटी है, टाउन है, विलेज है, वहाँ पे हमेशा जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो बनी रहे। फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, जैसे दूध वगैरह वाले देखोगे ना रोज़ रात को टेम्पो लेके पहुँचा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का भी ये लोग ध्यान रखते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से गुड्स लेके जाते हैं, जैसे टी प्रोड्यूस किया गया आसाम में, लेकिन वो पूरे देश में सप्लाई हो रहा है। ये एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट का। डिसीजन इंक्लूड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, क्वांटिटी कितना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप ट्रक का यूज़ करोगे, ट्रेन का यूज़ करोगे, है ना। फिर आप कंपेयर करोगे, जैसे रेलवे में अगर मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो हो सकता है मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन अगर मैं ट्रक से ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो हो सकता है मेरा 5 लाख रुपए का खर्चा है, प्लस इसमें 5 दिन लगेगा प्रोडक्ट को पहुँचने में, यहाँ पे 3 दिन ही लगेगा। तो देखेंगे मेरे लिए क्या सूटेबल है, उसके हिसाब से मैं ऑप्शन को चूज़ करके फर्दर इम्प्लीमेंट करूँगा। क्या ये बात समझ में आया। आगे बात करते हैं स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के बारे में। देयर इज़ अ यूजुअली टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। देखो कभी भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो बनते ही कंज्यूम नहीं होता है, उसमें एक टाइम गैप होता है। जैसे मेरे पास एक झंडू बाम का डब्बा है, अब ये बना कब है, मैं अगर इसको देखूँ तो मैन्युफैक्चरिंग इसकी कब हुई है, जून 2024 में, लेकिन मैंने ख़रीदा कब है, पिछले महीने, यानी कि दिसंबर 2025 में। मतलब कि बना जून में है, कंज्यूम दिसंबर के 25 में हो रहा है और उसकी एक्सपायरी 5 यानी अप्रैल 2027 में, मई 2027 में है। मतलब सोचो बना 24 में है, ओके, बना ये कब है, 24 में है, कंज्यूम कंज्यूम कब हो रहा है, 25 में, लगभग 1 साल या 1.5 साल के बाद, क्योंकि जून में बना है, दिसंबर 25 में कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब ये बना है वर्सेस कंज्यूम हुआ है, इन दोनों में एक टाइम गैप रहता है। क्या होता है, टाइम गैप होता है। तो स्टोरेज वेयर हाउसिंग क्या होता है, उस बीच में जब ये बना होगा, बनने के बाद वेयर हाउस में रहा होगा, फिर वहाँ से होलसेलर के पास गया होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास गया होगा, फिर वहाँ से कंज्यूमर लाइक मी वो परचेस करके लेके आ रहे हैं।
तो उस बीच में जो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए। स्टोरेज हेल्प करता है मेंटेन द स्मूथ सप्लाई, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है गुड्स फ्रॉम डैमेज एंड डिले। नेसेसरी सीजनल गुड्स लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड वुलन क्लॉथ, ये सारे स्टोर करके रखे जाते हैं। आपको पता है ना, अभी जैसे ठंडी के दिन चल रही है तो वुलन क्लॉथ ज़्यादा बिक रहे होंगे, लेकिन गर्मी वाले कपड़े भी स्टोरेज में पड़े होंगे। लेकिन जैसे ही मार्च आएगा आप देखोगे गर्मियों के कपड़े फिर मिलने चालू हो जाएंगे, फिर स्टोरेज में चला जाएगा ठंडी वाले कपड़े। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग और स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टोरेज इज डन बाय द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। स्टोरेज कौन करता है भाई? तीनों ही लेवल पे अपने अपने करते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं आगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। ध्यान देना, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है सेटअप टूल्स और एलिमेंट जो यूज किया जाता है प्रमोट करने में और सेल करने में प्रोडक्ट सक्सेसफुल इन द मार्केट। मतलब क्या होता है? ये सारे टूल्स और एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर, जिससे हम लोग अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस है ना, उसको हम लोग मार्केट में बेचते हैं, ठीक है ना। इसके 4 कैटेगरीज होते हैं और इसको हम लोग 4 पीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 4 पीस भी बोलते हैं। क्या 4 पीस होता है सर? एक होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर होता है दूसरा प्राइस, फिर तीसरा होता है हमारा प्लेस, फिर चौथा होता है प्रमोशन, ठीक है ना। ये 4 हमारे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कहे जाते हैं। इसको मैंने याद करने का एक तरीका बनाया था, जनरली आसान सा याद हो जाता है। कोई भी जैसे एक आम है, ठीक है, मैंगो है, तो मैंगो हमारा क्या है? एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब ये मैंगो मिलता है 50 रुपये किलो, तो ये हमारा प्राइस हो जाएगा। कहाँ पे मैंगो ज़्यादा पॉपुलर है? तो जैसे हापुस आम मुंबई का पॉपुलर है, तो मुंबई में मिलेगा, तो मुंबई क्या हो जाता है? प्लेस हो जाता है, ठीक है ना। और इसका प्रमोशन कहाँ हुआ था? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो इसका प्रमोशन हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये तरीके से मैंने याद किया था, हावेवर छोटा सा याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब प्रोडक्ट का मतलब सर गुड्स और सर्विस, जो एनीथिंग हम लोग बेचते हैं वो हमारा प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, टाटा स्टील ट्रक देख लो, बड़ा बड़ा गाड़ियाँ हो जाता है, सॉल्ट हो जाता है, नमक हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटा? प्रोडक्ट होते हैं। वहीं बात करते हैं प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है। क्वालिटी, उसके फीचर्स आ जाते हैं, इसके पैकेजिंग, लेवलिंग, ब्रांडिंग, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, हैंडलिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ये सारे क्या आते हैं? प्रोडक्ट के अंदर में आते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। प्राइस की बात करते हैं। प्राइस का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ मनी जो आप बदले में चार्ज करते हो अपने कंज्यूमर से, ठीक है ना। प्राइस क्या होता है? डायरेक्टली इफेक्ट करता है डिमांड को। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड कई बार बढ़ जाता है, इसलिए देखोगे ऑफर्स वगैरह भी कई बार कंपनियां लाती हैं। जनरली ज़्यादा कम प्राइस होता है तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन वहीं अगर प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड कई बार कम हो जाता है। सेलिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप क्या करते हो? प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो, डिस्काउंट वगैरह भी देते हो कंज्यूमर को, और क्रेडिट डिसाइड करते हो, क्रेडिट टर्म, कई बार उधारी पे भी माल बेचे जाते हैं। फिक्स करते हो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की, कितने का आप प्रोडक्ट बेचोगे। जनरली ये जो क्रेडिट टर्म्स वगैरह होते हैं आपको होलसेल, बेसिकली होलसेल जो मार्केट होते हैं ना उसमें होता है। B2B में ज़्यादा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, तो ये वहाँ पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। आगे आता है द प्राइस शुड मैच द वैल्यू प्रिजर्व बाय द कंज्यूमर, ठीक है ना, परसीव बाय द कंज्यूमर। यहाँ पे जो बोलते हैं ना, आप सोच के चलते हो, आपने एक सोच के चला है कि अच्छा ये प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, तो कोशिश करना चाहिए कि आप अपने कंज्यूमर को भी उसके आसपास ही प्रोडक्ट डिलीवर करो या फिर उसे सस्ते में करो। बहुत ज़्यादा महंगा करोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी। प्लेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर, जैसे अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कोई भी प्रोडक्ट आपका राइट प्लेस और राइट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो मार्केट में नहीं चल सकता, ठीक है ना। इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि मान लो कि लेट से एक जगह है जहाँ पे मिल्क की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मिल्क की जो कंपनी है मिल्क पहुँचा ही नहीं पा रही है। तो बेसिकली जब पहुँचाना शुरू की, वहाँ पे मिल्क ऑलरेडी बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल था, तो अब इसको कौन नहीं देखेगा। तो वही वाली बात है ना, ठीक है। इट इंक्लूड द डिसीजन रिगार्डिंग द सेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें होलसेल, रिटेल और डीलर्स आ जाते हैं। सपोर्ट करते हैं इंटरमीडिएरी थ्रू द डिस्काउंट एंड प्रमोशन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करता है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में करता है, और ट्रांसपोर्टेशन में ही करता है। तो ये सब प्लेस के अंदर में तुम्हारे क्या होते हैं? आ जाते हैं।
प्रमोशन क्या होता है, इसमें अपने गुड्स को प्रमोट करते हो, जैसे एडवर्टीजमेंट, सेल्स, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल प्रमोशन, जिसमें होता है डिस्काउंट, फ्री सैंपल्स वगैरह बांटते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसमें लोग बेसिकली परसुएड करते हैं कि कंज्यूमर आए और हमारे प्रोडक्ट को बाय करे, ठीक है ना, रिमाइंड देम अबाउट द प्रोडक्ट, कई बार उनको प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड करवाना कि हमारे प्रोडक्ट आया, जैसे हम लोग लॉन्च, बहुत सारे शो लॉन्च इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह देखते हैं आपको पुश नोटिफिकेशन भेजता है कि आप हमसे कोई प्रोडक्ट परचेस कर लो, इन्फॉर्म करना कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। इंपॉर्टेंट डिसीजन इंक्लूड इसमें प्रमोशन बजट, प्रमोशन मिक्स, कि प्रमोशन का बजट क्या होगा, प्रमोशन का मिक्स क्या होगा, मैसेज और मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी कहाँ पे आपको देना है। क्रक्स की अगर बात करें सर, सीधी सीधी बता दो, तो सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड करता है हाउ वेल द 4 पीस आर मिक्सड। यहाँ पे जो 4 पीस के बारे में आपने पढ़े हैं, इसको जिस बेहतर तरीके से मिक्स करोगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट आपका क्या करेगा, सक्सेस करेगा। मतलब सर मान लो किचन में हल्दी भी होती है, नमक भी होता है, मसाले भी होते हैं, सब्जियां भी होती है, लेकिन अगर मैं जब छोटा था तो मुझे खाना बनाने नहीं आता था, खैर अभी भी नहीं आता है सब्जी बनाने, वर्सेस मेरी मम्मी जब खाना बनाती है तो उनको पता है कि कितना हल्दी डालना। अगर मेरे को बोलोगे तो मैं भी हल्दी डालूंगा, मैं भी नमक डालूंगा, मैं भी सब्जी मसाला डालूंगा, लेकिन मेरी बनाई हुई सब्जी तुम नहीं खा पाओगे, इतनी वाहियात लगेगी। लेकिन वही मसालों का यूज़ करके अगर मम्मी खाना बनाती है तो बेहतर बनाती है। तो बेसिकली यहाँ पे कि 4 पीस तो वो मसाले हैं तुम्हारे पास, लेकिन इसको किस रेशियो में यूज़ करते हो ये मैटर करता है। हो सकता है मैं नमक ज़्यादा डाल दूँ लेकिन मम्मी नमक कम डाले, बैलेंस जो अमाउंट है उसमें डाले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट करना है वैल्यू अपने कस्टमर के लिए, उसके बाद अचीव करना है सेल, प्रॉफिट और मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव को। देयर कैन बी अ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द फर्म मस्ट चूज मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन टू अचीव इट्स गोल, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग, हमारा क्या थे ये क्या, अरे ये हो गया, मार्केटिंग मिक्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे प्रोडक्ट का मतलब होता है एक बंडल ऑफ बेनिफिट और यूटिलिटी, ठीक है ना। अब कंज्यूमर बाई अ प्रोडक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फिजिकल फॉर्म बट ऑल्सो सेटिस्फैक्शन इट प्रोवाइड। कई बार आप प्रोडक्ट केवल उसके फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं लेते हो, बल्कि उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे मैंने ये बाम खरीदा तो ये इसके फिजिकल ग्रीन रेड के डब्बे से मेरे को क्या मतलब, इसके अंदर जो बाम अपने सर पे अप्लाई करूंगा, अगर सर दर्द हो रहा है मेरे तो उस सर दर्द को आराम करेगा, उसको वो यूटिलिटी के लिए मैंने इसको खरीदा है ना। क्या ये बात समझ में आया। अ बायर परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ बेनिफिट इट्स ऑफर्ड, दिस बेनिफिट कैन बी 3 टाइप्स। ये बेनिफिट 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, फंक्शनल बेनिफिट, मतलब दिस रिलेट टू द बेसिक यूज ऑफ प्रोडक्ट। मोटरसाइकिल प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक सी बात है भाई, हम गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं, हम गाड़ी को घर में रखने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम उसको चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, फंक्शनल बेनिफिट। साइकोलॉजिकल बेनिफिट देख सकते हो, राइडिंग अ मोटरसाइकिल मे गिव अ फीलिंग ऑफ स्टेटस और सेल्फ स्टीम, समझ में आया। सोशल बेनिफिट बीइंग एक्सेप्टेड बाई ग्रुप ऑफ बिकॉज ओनिंग और राइडिंग अ मोटरसाइकिल, आप मोटरसाइकिल ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देयरफॉर प्लानिंग अ प्रोडक्ट मार्केटर मस्ट कंसिडर ऑल द 3 बेनिफिट्स, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल और सोशल। आज के समय में एप्पल के साथ यही है ना। एप्पल क्या होता है, एप्पल का जो आईफोन हम लोग यूज़ करते हैं, फंक्शनल मतलब सर वही स्मार्टफोन है, आपके पास एक हाईटेक स्मार्टफोन है। साइकोलॉजिकल कि भाई साहब आपके पास स्मार्टफोन जो है उसका यूज़ भी अच्छा सा कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे आपको मज़ा आता है इस्तेमाल करने में, उसके फीचर्स काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। लेकिन सोशल मतलब आपको स्टेटस सिंबल भी देता है, जहाँ पे आईफोन को लोग ऐसे लेके छपड़ी की तरह फोटो खिंचवाते हैं ना आईने के बाहर खड़ा होके, बेसिकली जिसमें वो अपना फोटो की जगह आईफोन का वो लोगो दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें के स्टेटस सिंबल है, क्लियर है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होता है जो हम और आप यूज़ करते हैं, जैसे ये डायरी, मैंने ये डायरी परचेस किया, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है। मैंने ये पेन परचेस किया, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है। मैंने ये मार्कर परचेस किया, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है। मैंने ये झंडू बम परचेस किया, ये भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है। मेरे पास ये बहुत महंगा वाला स्मार्टफोन है, ठीक है, 30 करोड़ रुपए का आता है, ये भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है। लेकिन सोचो जेसीबी, ठीक है, बड़े बड़े क्रेन, बड़ी बड़े मशीनरीज, ये सारे क्या है, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। क्या वो मेरे घर में ट्रक, अब मैं घर में ट्रक रख के करूंगा क्या भाई, मेरे को स्कूटी चलेगा, मेरे को 4 व्हीलर गाड़ी चलेगा, बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सब बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर में आती हैं, ठीक है।
तो देखो ये परचेस किया जाता है फाइनल कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है। इसमें परचेस आप बार बार करते हो, कई बार मिनिमम भी करते हो। जैसे हमारे पास ब्रेड हो गया, दूध हो गया, बार बार खरीद रहे होते हैं ना। एग्जांपल हमारे पास सिगरेट तो छोड़ ही दो आइसक्रीम हो गया, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी, ये सारे आ जाते हैं। फीचर क्या होता है, ये लो प्राइस में मिलते हैं, परचेस स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इजीली अवेलेबल होता है, यूजुअली हैव मेनी सब्स्टिट्यूट्स। जैसे हमको कोलगेट नहीं पसंद आ रहा तो हम किसी और ब्रांड का टूथपेस्ट यूज़ कर लेंगे, ऐसा है। शिपिंग शॉपिंग प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, अब इसके अंदर भी देखो। कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर में पहला क्या होता है समझो। मैं डायरेक्टली आगे बढ़ गया रादर देन कि मैं यहाँ पे कैटेगरी बता देता हूँ आपको। देखो कंज्यूमर प्रोडक्ट तो हो गया जो हम आप रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ तीन मेन कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस जो आपके रोज़मर्रा के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है, जो आप बार बार खरीदते हो, आपको इमीडिएटली बेसिस पे चाहिए हो। जैसे टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, है ना, ब्रेड हो गया, दूध हो गया, ये सब इसके अंदर में आते हैं। ये कम समय में, कम एफर्ट में आप मार्केट में बाय करते हो, लो प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो न्यूज़पेपर, आइसक्रीम, ये सब चीज़ का मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिया है। उसके बाद आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूमर गुड फॉर विच बायर स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट। इसको बेसिकली खरीदने में आप टाइम लगाते हो, थोड़ा देखते हो। दूध खरीदने यार भैया ब्रेड दो ना, हो गया बात खत्म। लेकिन यहाँ पे टाइम लगाते हो और एफर्ट लगाते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देखते हो, कंपेयर करते हो प्राइजेस को, क्वांटिटी को, स्टाइल को और सूटेबिलिटी को। उसके बाद आप बाई करते हो। डिफरेंट डिफरेंट शॉप में जाते हो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, प्लस वो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि आपको उसके लुक से मैटर पड़ता है। जैसे कपड़ा, कपड़ा भी थोड़ा लेते समय हम लोग थोड़ा अलग अलग डिज़ाइन को ट्राई करते हैं। शूज़ हो गया, इसमें भी देखेगा। ज्वेलरी देख लो, ज्वेलरी में भी डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। फर्नीचर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये रोज़ नहीं खरीदते हो आप, लेकिन जनरली ये महंगे होते हैं। बायर में कंपैरिजन बिफोर द परचेज। बायर कभी भी खरीदने के पहले कंपैरिजन करता है। अब तीसरा आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूनिक फीचर लेके आते हैं और स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी लेके आते हैं। आप लॉट ऑफ समय और एफर्ट देते हो इस पर, ठीक है ना। हायर प्राइस पे करते हो और ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, दूर तक जाते हैं इसको लेने के लिए। जैसे रेयर आर्ट वर्क हो गया, एंटिक्स हो गया, डिजाइनिंग क्लॉथ्स हो गया, ब्रांडेड वॉच हो जाता है। पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में मान लो आपको यहीं का कोई चीज़ पसंद है खाने, तो लोग जाते हैं दूर। ब्यूटी सैलॉन हो गया, टेलर हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आते हैं। फीचर क्या होता है, वेरी लिमिटेड सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इसके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसका इन इलास्टिक होता है। उसके बाद मतलब इनका ये देखा जाए तो पैरेलल टू द ये वाला एक्सेस, मतलब यहाँ पे प्राइस कितना भी बढ़ जाए, डिमांड इन इलास्टिक रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। बायर कैन हाईली ब्रांड लॉयल। बायर जो होते हैं बहुत ज़्यादा अपने ब्रांड को लेकर लॉयल होते हैं, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब आता है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। देखो पहला हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट था, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने कन्वीनियंस के हिसाब से तीन कैटेगरी देख लिया। अब ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं। पहला होता है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे दूध हो गया, वेजिटेबल्स हो जाते हैं ना, ये सब नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं। फिर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो लंबे समय तक चलता है, जैसे कि झंडू बाम हो गया, ठीक है ना, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब खराब नहीं होते। फिर सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। जैसे मैं आपको पढ़ाया, आपके अगर दिमाग में डालोगे तो ठीक है, नहीं तो वो उड़ जाएगा। इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, तो ये सर्विसेज के अंदर में आते हैं। नॉन ड्यूरेबल में एक बार खरीदोगे, कुछ यूज़ के इस्तेमाल होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए आपके पास रहते हैं। जैसे टूथपेस्ट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, बाथिंग सोप हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारे इसके अंदर आ गए। मार्केटिंग फीचर्स क्या होता है, लो प्रॉफिट मार्जिन होता है इसमें, अवेलेबल होता है बहुत ही कॉमनली, और हैवी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट की बात करें तो टेंजिबल होता है, मतलब इसका फिजिकल फॉर्म होता है, ओके, फिजिकल फॉर्म होता है, लॉन्ग पीरियड तक आपके पास रहता है, लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। जैसे रेफ्रिजरेटर, रेडियो, बाइसिकल, सोइंग मशीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके फीचर क्या होती है, इसमें जो कंपनियां होती है हाई प्रॉफिट बनाती हैं, पर्सनल सेलिंग का यहाँ पे थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है, और आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी पड़ती है, लाइक वारंटी और गारंटी, ठीक है ना। सर्विस की बात करते हैं तो इंटेंजिबल होती है, ठीक है, इसको टच वगैरह नहीं कर सकते आप, मतलब यहाँ पे गुड टच बैड टच का कोई केस भी नहीं है, ठीक है, समझ में आया। ऑफर टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड, सेटिस्फाई करना पड़ता है सामने वालों को। जैसे ड्राई क्लीनिंग, वॉच रिपेयर्स, हेयर कटिंग, पोस्टल सर्विसेज, सर्विस फ्रॉम डॉक्टर, आर्किटेक्ट एंड लॉयर्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। टीचर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, ओके। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है, वो इनपुट जो अदर देन गुड्स होते हैं, मतलब कंज्यूमर नहीं परचेस करता मेरे और आपके तरह, ये नॉन पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होते हैं, बेसिकली बिजनेस में यूज़ होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इंजन्स हो गया, ल्यूब्रिकेंट्स हो गया,
मशीन हो गया, टूल्स हो गया, ये सारे आ जाते हैं। द बायर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंक्लूड द मैन्युफैक्चरर्स, इसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स लेते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज लेती है, बैंक लेती है, माइनिंग कंपनीज लेती है, पब्लिक यूटिलिटीज लेती है, तो ये सारे चीज़ इसके अंदर में आते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो इसके भी 3 कैटेगरी दी गई हैं। एक होता है मटेरियल पार्ट्स, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इंटर द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कंप्लीटली, ठीक है, दीज आर द गुड डैट इंटर द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कंप्लीटली, मतलब यहाँ पे दो होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया और दूसरा यहाँ पे क्या होता है मैन्युफैक्चर मटेरियल या पार्ट्स हो जाते हैं। रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो फार्म के प्रोडक्ट जैसे कॉटन, शुगर केन, ऑयल, सीड्स, natural products like minerals like crude oil, petroleum, iron ore, ऑफिस लंबर, ये सब आ जाते हैं। आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल और पार्ट्स के बारे में, जैसे कंपोनेंट हो गया, जैसे ग्रास, आयरन, प्लास्टिक हो गया। ओके, कंपोनेंट पार्ट्स हो जाता है जैसे टायर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो जाते हैं, बैटरी हो जाते हैं, स्टीयरिंग्स हो जाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर होता है, जो कहीं से थोड़ा पार्ट तो बन के आ रहा होता है, फिर हम लोग फर्दर यूज़ करते हैं। जैसे आपका फ़ोन, जैसे सैमसंग कंपनी है, ओके, सैमसंग कंपनी क्या करती है, फ़ोन बना रही होती है, लेकिन मान लो चिपसेट वो स्नैपड्रैगन का यूज़ कर रही है, ठीक है, तो स्नैपड्रैगन एक अलग कंपनी है, उसी चिपसेट परचेज करके इसका इस्तेमाल कर रही है। कई बार सैमसंग के फ़ोन में सोनी का कैमरा का सेंसर देखने को मिलता है, तो सोनी से वो कैमरा का सेंसर परचेज करके ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कई बार एम के फ़ोन में देखोगे, शाओमी जो है, एम जो है, ये क्या करते हैं, वो सैमसंग का सेंसर यूज़ कर रहे होते हैं, तो सैमसंग से क्या करते हैं, वो सेंसर को परचेज करते हैं। एमुलेट ग्लास सैमसंग बनाती है, तो वो सैमसंग से लेते हैं ज़्यादातर कंपनियाँ। तो ये क्या होती है कि जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट लाते हैं, फिर उसको फर्दर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर मटेरियल और पार्ट्स इसी को बोला गया है। अब देखो, दूसरा होता है कैपिटल आइटम, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल आइटम आर द गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में काम आता है, जैसे कि एविएटर्स, मेन फ्रेम्स, कंप्यूटर आ जाते हैं इसके अंदर, इक्विपमेंट जैसे हैंड टूल हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, फैक्स मशीन्स हो जाता है, तो ये सब यूज़ होता है ना वो। दिस आइटम हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोसेस डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, मतलब किसी भी फैक्ट्री में चीज़ें बन रही होती है तो कंप्यूटर लगे होते हैं जो चीज़ों को पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, कैपिटल आइटम्स के केस में आते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, जो कि खुद वो कंज्यूमर को डिलीवर नहीं होते, लेकिन उनके बिना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। सप्लाई एंड द बिजनेस सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, दीज आर द शॉर्ट लास्टिंग गुड्स एंड सर्विस दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है ना, and of finished goods. This include the maintenance and repair of the paint, nails, ये सारे आ जाते हैं। ऑपरेटिंग करने में जैसे लुब्रिकेंट, कंप्यूटर, स्टेशनरी, राइटिंग पेपर, ये सारी चीज़ों में काम आते हैं, मतलब ये सब चीज़ें भी काम आती है। तो ये सप्लाईज होते हैं बिजनेस में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पेन चाहिए, मार्कर चाहिए, ये सारी चीज़ क्या सप्लाई के तौर पे काम आते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं, बिजनेस सर्विस हेल्प करता है स्मूथ करने में फंक्शन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन को स्मूथ करने में बहुत ज़्यादा ये काम आता है। ओके, क्लियर है। और ये माइंड मैप को आपको सेल्फ क्या करना है, रेफर करना है। अब ब्रांडिंग की बात करते हैं, ध्यान देना, ब्रांडिंग क्या होता है। ब्रांडिंग का मतलब होता है यहाँ पे ब्रांड नेम या फिर जेनेटिक नेम, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे बुक, कैमरा, यहाँ पे जेनेटिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे बुक का। अब जैसे हम लोग का कॉमर्स के दुनिया में बुक में देखोगे डीके गोल्ड एक ब्रांड है कि नहीं है। कैमरा में देखोगे हमारे पास सोनी ब्रांड है कि नहीं है। रिस्ट वॉच में देखोगे तुम्हारे पास कौन सा है, रॉलेक्स हो गया, टाइटन हो गया, मतलब ये सब कंपनी। टायर में देख लो अपोलो टायर्स हो जाते हैं, एमआरएफ हो जाता है ना। सोप में देख लो आपके पास कौन आता है, पेयर्स होता है, डव होता है, बहुत सारे कंपनियां हैं। तो ये सारे क्या ब्रांडिंग हो जाते हैं। इफ़ अ प्रोडक्ट वेर सोल्ड ओनली बाय द जेनेटिक नेम इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सी। मार्केट में जाके बोलो भाई अच्छा साबुन है, अच्छा साबुन खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसी का नाम हो जाए, उसी का कोई ब्रांड हो जाए, तब लोग उसको चाव से खरीदते हैं। To differentiate their product from competitors, they therefore marketer give the distinct name, sign, symbol to their product in the process of, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग का जो सोप है ये प्योर ऑर्गेनिक है, क्या है, प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें एलोवेरा डाला है, नींबू डाला है, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, सब्जी मसाले डाले हैं, ये सब डाल करके प्योर सब्जी आपके लिए सोप बनाया गया है। तो उस पर देखोगे ऑर्गेनिक है। अब कुछ कंपनी का नाम ले लो, जैसे प्योर नेचुरल, ऐसा करके कोई फालतू सा नाम ले लो जिससे फील आता है कि नहीं ये नेचुरल कंपनी है, ठीक है, फिर वो प्रोडक्ट बिकता है। तो मतलब यहाँ पे उसको ब्रांडिंग मिल गई, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक प्रोडक्ट नॉर्मल जो होता है ना, हमारा एक प्रोडक्ट होता है वो बिन बाप बेटा होता है, लेकिन जैसे इसको ब्रांडिंग मिलती है वैसा, जैसे कि एक बच्चे को उसके पप्पा का नाम मिलना, बिल्कुल वैसा हो जाता है। आप लावारिस से वारिस वाले हो जाते हो, ठीक है।
आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो, अ ब्रांड इज़ अ नेम या टर्म या साइन या सिंबल होता है, ठीक है ना। जैसे देखोगे हर एक कंपनी का, एप्पल का देखोगे सिंबल है अलग है, टर्म होता है किसी का डिज़ाइनिंग होता है, जो मतलब एक डिफ्रेंशिएट करता है। आप उसको देख के बता सकते हो कि अच्छा नहीं ये अलग है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास ये हेडफोन है, अब इसके आगे देखो यहाँ पर सोनी लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है, उल्टा करके दिखाना पड़ेगा, ये देखो सोनी है, दिख रहा है। ये तो और ही खत्म जा, समझ में आया कि नहीं आया, सोनी लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट किया कि नहीं किया प्रोडक्ट को, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस यूज टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विस ऑफ वन सेलर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। ओके, ये आप क्या करते हैं, जैसे बाटा नाम सुना होगा, लाइफ बॉय, स्पेलिंग गलत है, लाइफ बॉय जो भी है, डनलोप, पार्कर, ये अलग अलग कंपनियां हैं, वो आ जाती है। द ब्रांड हैज़ टू कंपोनेंट, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। समझ में आया। ब्रांड नेम क्या होता है, एक पार्ट होता है ब्रांड का विच कैन बी स्पोकिंग और प्रोनाउंस। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एप्पल का आईफोन है, बेसिकली आईफोन है, तो ये क्या हो जाता है, ब्रांड नेम हो गया, एप्पल ब्रांड नेम हो गया। जैसे लक्स हो गया, नाइक हो गया, कोलगेट हो गया। लेकिन ब्रांड मार्क क्या होता है, ये सिंबल होता है। जैसे कटा हुआ एप्पल जो हमारा होता है ना, वो या उसका कलर हो सकता है, उसकी लेटिंग हो सकती है, लेटरिंग हो सकती है, मतलब लिटरली मतलब लेटर, ठीक है ना। ओके, कलर्स एग्जांपल, जैसे नाइक का ऐसे टिक करके आता है ना, वो टिक मार्क। एप्पल का लोगो देख सकती हो, गूगल में देखोगे, गूगल का भी वो लोगो ही या फिर पूरा गूगल ही लिख देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का देखोगे 4 ऐसे डब्बा बना होता है ऐसा विंडोज़ का। ओके, ट्रेडमार्क देखोगे एक ब्रांड और पार्ट दैट ब्रांड लीगल प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे ट्रेडमार्क क्या होता है समझो, जैसे झंडू बामी इतना सालों से बाम बना रहे हैं, अब इनको मान लो कि मुझे पता चल गया कि इसमें का जो बाम है बिल्कुल मैं इसका फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, मैं सिमिलर बाम ऐसे सिंपल पैकेज बना के एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट करके मार्केट में बेचना चालू कर देता हूँ, ठीक है ना। ग्रीन एक्चुअली ब्लैक दिख रहा है ड्यू टू द क्रोमा की, तो इससे मैं समझा कि ब्लैक रंग का कोई स्पेशल एडिशन आया है क्या, नहीं, ये प्रॉपर ग्रीन ही कलर है, बट ये क्रोमा के कारण ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो पल भर के लिए समझना है इस चीज़ को कि मुझे पता चल गया कि झंडू बाम बेसिकली आ गया मार्केट में, और इसका हमको सिमिलर प्रोडक्ट बनाने आ गया है। तो हमने क्या किया कि मार्केट से डब्बे वाले को पकड़ा, सेम पैकेजिंग वगैरह करके इसको सेम बॉटल पैक कर दिया, अब मार्केट में बेचना चालू कर दिया, ठीक है। झंडू बाम की जगह हल्का सा नाम बदल दिया, इसमें झंडू बाम है, मैंने इसको झंडू बाम से चंदू बाम कर दिया, ठीक है। अब मार्केट में बेचना चालू कर दिया। अब कहीं ना कहीं झंडू बाम को इससे दिक्कत होगा कि नहीं होगा, उनका नाम यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिमिलर हल्का सा प्रोडक्ट एडिडास का एबीबास कर दिया, अब बेच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क क्या होता है, कंपनियां करवा कर रखती है जिससे कोई भी इस हर चीप टाइप के चीप हरकतों को ना कर पाए। अगर कंपनी ने आपको ऐसा करता हुआ पकड़ लिया तो वो कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं और कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि आप इस नाम से या उनका नाम का गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और फिर क्या होगा, मार्केट में ऑब्वियस सी बात है आप अपना प्रोडक्ट को बेच पाएंगे और आपका प्रोडक्ट जो आप उनके नाम से नकली बेच रहे हो उस पर रोक लगेगा, ठीक है। हाउएवर इंडिया में ये प्रिडोमिनेटली चलते हैं, बट ये नहीं है, अगर कंप्लेन अगर हो जाए उनके अगेंस्ट तो लीगल एक्शन होती है, ठीक है। वंस द रजिस्टर नो अदर फर्म कैन यूज द सेम नेम, ठीक है। जैसे टाटा एक इतना बड़ा ब्रांड नेम है, अब मैं खुद ही टाटा खोल दूँ तो गलत है ना, ओके। तो उनका एक ब्रांड नेम है जो रजिस्टर्ड है, तो इन्होंने इसका ट्रेडमार्क ले रखा होगा। ऑल दो द ब्रांडिंग इंक्रीज द कॉस्ट, इससे आपका कॉस्ट ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रमोशन, लीगल प्रोटेक्शन वगैरह पे सब पे पैसा खर्च होता है। लेकिन ये ऑफर करता है बहुत सारे बेनिफिट सेलर को और कंज्यूमर को। मतलब कि भाई साहब देखो, आप पैसा खर्च करते हो तो ऐसा नहीं कि केवल ही खर्चीला प्रोसेस है, बल्कि इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ध्यान देना। इट शुड बी शॉर्ट, सिंपल, ईजी टू प्रोनाउंस, स्पेल एंड रिमेंबर। जैसे वेदत स्मॉल है, एप्पल स्मॉल है, गूगल स्मॉल है, माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल नाम है, ठीक है। जैसे रिन, विम, वीआईपी, ये सब वीआईपी बैग्स वगैरह आते हैं ना, बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड बी सजेस्ट द प्रोडक्ट बेनिफिट एंड क्वालिटी, ये दिखाना चाहिए कि प्रोडक्ट की बेनिफिट क्या है, क्वालिटी क्या है। जैसे वीआईपी के बैग्स देखोगे उठा उठा के पटकते हैं, एडवर्टीजमेंट में जैसे दिखाते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी को, एप्पल इनोवेशन को दिखाता है ना, वैसा। इट शुड बी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम एंड डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, ये तुम्हारे अपने कॉम्पिटिटर से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दिखने में, लुक। इट शुड बी एडेप्टेबल टू द डिफरेंट पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टीजमेंट, मीडिया एंड लैंग्वेज। उसकी एडवर्टीजमेंट, मीडिया सब कुछ अलग होती है। जैसे मेरा नोट्स देखो कि हमेशा अलग ही रहता है, ठीक है। थोड़ा वन लाइनर फॉर्मेट का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो तुम्हें जो बच्चा मेरे से पढ़ता आ रहा है, जिसको मेरी नोट्स की आदत लग गई, वो फिर कहीं और नहीं जाता है, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट डिफरेंट लगे दूसरे से, इसलिए ऐसा किया जाता है, ओके।
इट इज़ अ वर्सेटाइल थ्रू द इंक्लूड अ न्यू प्रोडक्ट इन अ फ्यूचर। ओके, नए प्रोडक्ट भी आप लाते रहते हो। इट शुड बी कैपेबल ऑफ लीगल रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। मतलब आप ऐसे नाम से बिजनेस कर रहे हो कि आप उस पर लीगल क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा पाओ। जैसे मैं बोलता हूँ ड्रग्स, ऑर्गेनिक ड्रग्स या नेचुरल ड्रग्स लिमिटेड, अब मैं कोकेन बेच रहा हूँ भाई, तो वो सब अलाउ नहीं करेंगे ना, तो वैसा वाला बात है। इट शुड बी स्टेइंग पाउडर, ठीक है ना। इट शुड बी नॉट गो आउट ऑफ द डेट, मतलब कि भाई एक्सपायर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेइंग पावर, इट शुड बी नॉट गॉड। देखो कुछ नाम ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट कई बार मना करती है कि आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मैं इंडियन गवर्नमेंट का नाम यूज़ कर लूँ वगैरह वगैरह, तो उस सब पे रोक लगाती है, तो ये सब चीज़ें आपके नाम में नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, पैकेजिंग पे समझते हैं। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को पैक करते हो, जैसे यहाँ पे पैकेज है सॉल्ट, घी, मिल्क, सॉल्ट, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे को पैकेजिंग करते हैं ना। तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द मॉडर्न बिजनेस है, आज के समय में निकल के आया पैकेजिंग। मेनी प्रोडक्ट विच वेर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर पैकेजिंग नाउ वो सक्सेसफुली पैक किए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो पहले दाल को पैक नहीं कर सकते थे, लेकिन आज देखो पैक करते हैं। हाँ, घी देख लो पैक होके आता है टीन के डब्बे में, या वो क्या बोलते हैं उसको, टेट्रा पैक बोलते हैं, उसके अंदर आता है। मिल्क हो गया सेम है, सॉल्ट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती हैं। पैकेजिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और वेपर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ और फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट, स्पेशली कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। स्पेशली नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, उनको अच्छे से प्रिजर्व करना। जैसे देखो कि लेस के पैकेट में हवा भरा होता है, हवा नहीं होता, बेसिकली वो नाइट्रोजन गैस होता है जो अंदर लेस को हमेशा कुरकुरा रखने में मदद करता है। तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग के कारण ही पॉसिबल हो पाया, नहीं तो कुरकुरा फ्रेश लेस कंज्यूमर तक पहुंचा पाना, स्पेशली एक मशीनरी, एक ऐसे जगह से जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से आप तक पहुँचने में एटलीस्ट एक आध महीने का कई बार समय लग जाता है उस प्रोडक्ट का। तो उस तक वो फ्रेश रहना, एक्सपायरी डेट तक आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैकेजिंग ही रोल प्ले करता है। Many successful products like a Maggi noodles, Uncle Chips, Cracks wafers have achieved the popularity mainly because of the attractive convenient packaging, क्योंकि इनकी जो पैकेजिंग होती है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती है और कन्वीनियंट भी होती हैं, ठीक है ना। अब आते हैं लेवल ऑफ पैकेजिंग के बारे में। देर आर 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है इमीडिएट कंटेनर, जो कि अंदर का फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग होता है, ओके। उसके बाद इन सम केस ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द प्रोडक्ट, कई बार ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं प्रोडक्ट के। जैसे 10 रुपये वाला पहले डेयरी मिल्क आता था ना, तो उसके अंदर एक गोल्डन रैपर में डेयरी मिल्क को पहले फोल्ड करते थे, उसके बाद डेयरी मिल्क की जो ब्लू वाली पैकेट है उसके अंदर आपको बेचा जाता था। लेकिन अब क्या होता है, डायरेक्टली पैकेट 500 डेयरी मिल्क निकलता है ना, उसमें कोई रैपर वगैरह नहीं होता है। लेकिन वही तुम महंगे वाले डेयरी मिल्क लेते हो तो कई बार उसमें ये चीज़ अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि प्राइमरली पैकेज रेफर करता है इमीडिएट कंटेनर ऑफ अ प्रोडक्ट। ये कम विद द direct contact with the product। in some cases it is kept till the product is consumed। ये तब तक उसमें रहता है जब तक प्रोडक्ट कंज्यूम ना हो जाए। in other cases it discarded before use। ऑब्वियस सी बात है भाई, यूज़ इस्तेमाल करने के पहले उस पैकेजिंग को हटाना पड़ता है। एग्जाम्पल टूथपेस्ट का ट्यूब में देखो, टूथपेस्ट रहता है ना, प्लास्टिक पैकेट, अब बिस्कुट देख लो या मैच बॉक्स देख लो, ये सारे क्या होते हैं, पैकेजिंग का एग्जांपल है। सेकेंडरी पैकेजिंग की बात करते हैं तो एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो लगाया जाता है, ये इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। उस पर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी रहती है। यूजुअली डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। जब इसको कब डिस्कार्ड किया जाता है, जब प्रोडक्ट आपके इस्तेमाल करने के लायक हो जाता है। एग्जाम्पल, अ ल्यूब ऑफ शेविंग क्रीम पिक्ड इनसाइड द कार्डबोर्ड बॉक्स, उसके अंदर फिर से आप उसके जो ट्यूब को निकालते हो। व्हेन द कंज्यूमर स्टार्ट यूजिंग द शेविंग क्रीम दे थ्रो अवे द बॉक्स बट द कीप द ट्यूब। ट्यूब को अपने पास रखते हैं, बॉक्स को फेंक देते हैं, ओके। फिर आता है तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। देखो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का मतलब होता है टू फर्दर पैक, जो उसके ऊपर पूरा इन्वेलप होता है। कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन से प्रोडक्ट आया होता है तो उनको पता होगा, जो व्हाइट वाली बैग में वो पैक करके देते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। डन फॉर द सेफ्टी, स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये मेनली यूज होता है बल्क हैंडलिंग में, प्रोटेक्ट करता है गुड्स को ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल, टूथपेस्ट ट्यूब पैक इन द कोरुगेटेड बॉक्सेस कंटेनिंग 10 और 20 या 100 यूनिट, बेसिक कार्टन होते हैं ना इतने बड़े, उसके अंदर 100 या 20 यूनिट से पैक करते हैं फॉर सेंडिंग टू द रिटेलर्स, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है सर? देखो पैकेजिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या सर रीजन क्या है? तो पहला वन, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन।
ठीक है ना। ये क्या करता है, आपके हेल्थ और बोलते हैं ना सैनिटाइजेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। बेसिकली चीज़ें साफ और स्वच्छ रहती हैं। ठीक है, विथ इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड पीपल प्रेफर द पैक्ड गुड्स बिकॉज चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन, खराब होने के चांसेस उसमें क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। गुड्स रिमेन क्लीन एंड हाइजेनिक एंड क्वालिटी सेफ्टी आर इंश्योर्ड, देयरफॉर द कंज्यूमर ट्रस्ट पैकेज्ड प्रोडक्ट आर मोर। इसी वजह से जो कंज्यूमर क्या है, पैकेज प्रोडक्ट पे ज़्यादा थोड़ा रिलाई करते हैं। ग्रोथ ऑफ सेल्फ सर्विस रिटेल आउटलेट्स, मतलब क्या होता है, सेल्फ सर्विस स्टोर्स जैसे सुपरमार्केट आर बिकेम पॉपुलर इन द सिटीज ऑन टाउन। कंज्यूमर सेलेक्ट द प्रोडक्ट इन देयर ओन। पैकेजिंग नाउ परफॉर्म द रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग कहीं ना कहीं लोग देखते हो ना, अगर तुम स्मार्ट बाजार या फिर किसी भी ऐसे सुपरमार्केट में जाते हो तो हम लोग घूमते हैं ट्रॉली लेकर के, आप प्रोडक्ट उठाते हो, उसके लेबल्स वगैरह कुछ पढ़ते हैं, उससे जानकारी मिलता है, प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पैकेजिंग ही तुम्हारा उस समय के तौर पे सेल्समैन का काम कर रहा होता है। ये प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन, अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को विदाउट द पर्सनल सेलिंग। 10 पैकेजिंग हेल्प करता है प्रमोशन एट द पॉइंट ऑफ सेल। उस समय क्या होता है, पैकेजिंग हेल्प करता है तुम्हारे सेल्स के टाइम में। तीसरा होता है इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। ध्यान देना, न्यू डेवलपमेंट इन द पैकेजिंग हैव क्रिएटेड मेनी अपॉर्चुनिटी। आज के समय में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकल के ले आया है, पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे मिल्क कैन नाउ बी स्टोर इन 4-5 डेज विदाउट द रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे एक पैकेजिंग में देखो इनोवेशन है कि नहीं है। बेटर पैकेजिंग हैज इंप्रूव द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। Continuation innovation in packaging has expanded the marketing scope. ओके, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की अगर बात करते हैं तो पैकेजिंग हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर। जैसे कलर अच्छा है, साइज, शेप, मटेरियल ऑफ द पैकेजिंग अफेक्ट द कंज्यूमर परसेप्शन। मतलब कि ऊपर का पैकेजिंग जितनी खूबसूरत सुंदर रहेगी उतना जल्दी लोग ही आपके प्रोडक्ट को लेंगे। अट्रैक्टिव पैकेजिंग क्रिएट पॉजिटिव इमेज ऑफ द क्वालिटी। Example, by looking at the packaging of product like a paint or hair oil, consumer can judge their quality। मतलब लुक को देख के बोलता है देखने में तो ऊपर से अच्छा लग रहा है, क्वालिटी बढ़िया है, ले लेते हैं, वैसा वाला बात है। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग परफॉर्म करता है सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स। द मेन फंक्शन आर एक्सप्लेन बिलो। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, पहले आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो इजीली, जैसे कि उसका कलर को देख के, उसके डिज़ाइन को देख के, शेप को देख के, ठीक है ना, ऑफ अ पैकेट। मेक प्रोडक्ट रिकॉग्निजेबल, लोग आपको देख के पहचानते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ डेरी मिल्क तो तुम्हारे सामने वो पैकेट जरूर सामने आ जाएगा, अगर मैं तुमको बोलूँ लेस तो तुम्हारे सामने वो पैकेट जरूर सामने आ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। जैसे कोलगेट टूथपेस्ट रेड कलर में आता है, पॉन्ड्स क्रीम देखोगे जार में आता है, तो उसको लोग दूर से देख के पहचान जाते हैं, ये तो वो लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग के कारण ही है। दूसरा होता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। देखो ये क्या करते हैं, पैकेजिंग प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को स्पॉलेज होने से, ब्रेक होने से, लीकेज होने से, ठीक है ना, पिल्फरेज होने से और क्लाइमेट इफेक्ट से, ठीक है ना। प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। तीसरा होता है फैसिलिटेट करता है यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। ये तुम्हारे प्रोडक्ट के यूज़ को फैसिलिटेट करता है, मतलब गुड पैकेजिंग मेक द प्रोडक्ट इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़। जैसे पैकेज शुड बी इजी टू ओपन एंड हैंडल एंड स्टोरेज। एग्जाम्पल ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, कंटेनर्स एंड मेडिसिन स्ट्रिप्स, ठीक है ना, वहाँ पे इजीली हो जाता है यूज़ करने के लिए। फिर आता है आपका प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन की बात करें तो पैकेजिंग ऑल्सो वर्क एज अ प्रमोशनल टूल्स। ये अट्रैक्ट करते हैं, अगर अट्रैक्टिव कलर से देखोगे, बच्चों वगैरह में देखोगे ना, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव कलर से बनाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्राई वगैरह में जाओगे तो उनके जो फंकी कलर होते हैं बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे जब हम छोटे थे ना तो मम्मी को बोलते थे कि मम्मी हम मुझे ये दिला दो, तो मम्मी बोलती चल बेटा नहीं दिलाना भी नहीं। अगर मैं जिद आता तो मम्मी पीटते पीटते घर लेके आती थी। आज के ज़माने में पेरेंट्स दिलाते हैं, ठीक है। तो वही होता है, अट्रैक्टिव कलर, डिज़ाइन, पिक्चर्स वगैरह दिखाते हैं जिससे लोग जल्दी अट्रैक्ट हो। इन इट सेल्फ स्टोर पैकेजिंग एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन। कहीं ना कहीं पैकेजिंग तुम्हारा साइलेंट सेल्समैन के तौर पे काम करता है। समटाइम गुड पैकेजिंग इज मोर इफेक्टिव दैन द एडवर्टीजमेंट। कहीं ना कहीं देखा जाए समटाइम गुड पैकेजिंग जो होता है ना, ये तुम्हारे एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव काम कर जाता है। अब आगे बात करते हैं लेबलिंग। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, यूट्यूब पे देखोगे थंबनेल, थंबनेल्स भी वो पैकेजिंग ही तो है। कोई भी प्रोडक्ट पे आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करने से पहले तुम उसका थंबनेल देखते हो, अगर तुम्हें थंबनेल पसंद आता है तो ही तुम क्या करते हो, क्लिक करते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं लेबलिंग का।
ध्यान देना, लेबलिंग एक इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी है जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं, पुटिंग अ लेबल ऑन द प्रोडक्ट, उस पर लेबल लगाते हैं, सिंबल टैग लगाते हैं प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। लेबल प्रोवाइड कराता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, जैसे उसकी कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, मेथड क्या है यूज़ में, कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे मैगी के पीछे बताया रहता है कि मैगी कैसे बनानी है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन क्या है। इन ब्रांडेड प्रोडक्ट लेबल्स में कंटेंट द अट्रैक्टिव डिज़ाइन, ग्राफिक्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दी रहती है। अब आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग में क्या क्या फंक्शन होता है। तो लेबल डिस्क्राइब करता है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट, इसका बेनिफिट्स क्या है और इसको यूज़ करते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के लिए टी पैक मेंशन करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड लाइक ISO सर्टिफिकेशन। हीट पाउडर लेबल एक्सप्लेन हाउ इट्स प्रोवाइड रिलीफ, कैसे ये रिलीफ प्रोवाइड कराता है दर्द वगैरह पे। फूड प्रोडक्ट लाइक रेडी टू ईट डोसा नूडल्स मेंशन बताता है कैसे इसको गर्म पानी में बॉयल करना है, तो ये सब चीज़ें बताते हैं। टूथपेस्ट लेवल लिस्ट प्रॉब्लम इट हेल्प फाइट द टूथ डिके, दांत गम प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें में बताता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड, ठीक है ना। तो लेबल हेल्प करता है कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करने में प्रोडक्ट और उसके ब्रांड को, ठीक है ना। जैसे ब्रांड नेम प्रिंटेड ऑन द लेबल हेल्प टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर्स, दूसरे से इसको अलग दिखाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे बिस्कुट या पोटैटो चिप्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय द लेबल। एग्जाम्पल ले लो ना, लेज वाला अभी बताया ना ऊपर, वही वाला है, ठीक है। अब देखो, लेबल प्रोवाइड कराता है नेम, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, उसमें कितना वजन का प्रोडक्ट है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, बैच नंबर क्या है। ऑल्सो यहाँ पे एक्सपायरी भी बताता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी बताता है। क्लियर है। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्लासिफाई करते हैं हम लोग डिफरेंट ग्रेड, क्वालिटी उसके फीचर के हिसाब से। जैसे हेयर कंडीशनर फॉर डिफरेंट हेयर टाइप्स, टी सोल्ड अंडर द येलो, रेड, ग्रीन लेवल कैटेगरी। जैसे देखोगे टाटा प्रीमियम, टाटा क्या कहते हैं इलायची, टाटा बजट, पतन, टाटा ताज़ा, अलग अलग ग्रेड के यहाँ पे चाय पत्ती आते हैं, ठीक है ना, वैसा करके है। ये हेल्प करता है इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। लेवल एक्ट एज अ प्रमोशनल टूल, जैसे अट्रैक्ट करते हैं लेवल, कैच द कस्टमर का अट्रैक्शन, ओके। प्रमोशनल मैसेज आर प्रिंटेड ऑन द लेवल, ठीक है ना। जैसे कि एक होता है ना ताज़ा होले, ताज़ा जो चाय था उस पर लगा रहता है। और सर्फ एक्सेल पे देखो लिखता है ना दाग अच्छे होते हैं, तो ये सब टैगलाइंस होते हैं। एग्जाम्पल बालों में दम, लाइफ में फन, ठीक है। एयर हेयर ऑयल का हो सकता है। 40% एक्स्ट्रा फ्री टूथ ब्रश इनसाइड, सेव 15, ये सारे लगाए रहते हैं ना। लेवल सपोर्ट सेल प्रमोशन स्कीम एंड इनकरेज परचेसेस, ठीक है ना। ये परचेसेस वगैरह को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराने पड़ते हैं जो लॉ के द्वारा मैंडेटरी होते हैं। जैसे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं बनाने में, जैसे ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, जैसे पीपल लाइक मी जो प्योर शुद्ध शाकाहारी है, वो उसके लिए भाई ग्रीन और रेड डॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो ऐसे बना रहता है ना डब्बा के अंदर से गोल करके, ऐसे ग्रीन और रेड, ऐसे रेड है और ये ग्रीन, तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर है, ये नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है ना, जिससे मैं ऐसा कंज्यूम ना कर लूँ जो मैं नहीं कंज्यूम करना चाहता, ओके। आगे आता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपायरी, सेफ्टी वार्निंग वगैरह, हार्मफुल प्रोडक्ट का अगर यूज़ करोगे तो दिक्कत होगी, तो सारी बातें तमाम चीज़ें लिखी रहती हैं। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, टोबैको एंड हजारियस गुड्स। प्राइसिंग की बात करते हैं। वेन अ प्रोडक्ट सर्विस इन इज परचेज, सम मनी इज पेड फॉर इट, कुछ ना कुछ बदले में आप पैसा पे करते हो जब भी कुछ खरीदते हो। द मनी रिप्रेजेंट द वैल्यू एक्सचेंज बाय द कंज्यूमर फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। ये दिखाता है कि जो आप वैल्यू दे रहे हो बदले में उस प्रोडक्ट के, मतलब कि अगर 50 रुपये आपने पे करी तो आप बल्कि 50 रुपये का प्रोडक्ट ले रहे हो, ये वैल्यू दिखाता है। द अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस, जो आप बदले में पैसा पे करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइस बोलते हैं। Price can be different as the amount of money paid by the buyer received by the seller in the exchange of product and services. क्लियर है। आगे बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे फेयर पेड फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस, ऑल दिस रिप्रेजेंट द प्राइस है फॉर द सर्विसेज। आप बदले में फी दे रहे हो। जैसे हम लोग जियो का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान देना। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इन द मार्केट विदाउट द फिक्सिंग ऑफ प्राइस, ऐसे रैंडम किसी चीज़ पे आप प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, कहीं ना कहीं आपको एक प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस एक्ट करता है रेगुलेटर ऑफ डिमांड,
ओके ये इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इफ द प्राइस इज कंसिडर्ड एज अ पावरफुल कॉम्पिटेटिव टूल स्पेशली इन द मार्केट वेयर द मेनी फर्म सेल द सिमिलर प्रोडक्ट, स्पेशली प्राइस वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे एक ही मार्केट में बहुत सारे लोग सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्राइजिंग एंड प्रॉफिट की बात करते हैं। प्राइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इफेक्ट करता है रेवेन्यू या प्रॉफिट को फर्म के। फर्म ऑफ्टन compete विद ईच अदर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। जनरली देखोगे फर्म कई बार एक दूसरे से प्राइस के नाम पे लड़ रहे होते हैं। जैसे एयरटेल जियो देखो, दोनों का ही नेटवर्क सर्विस बेकार सा है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग प्राइस पे लड़ रहे हैं। ओके जियो बोलता हम सस्ते में देंगे, एयरटेल बोलता हम महंगे में देंगे। Therefore, marketers give the great importance to fixing the right price and their product and services. अब देखो फैक्टर जो इफेक्ट करता है प्राइस डिटर्मिनेशन को, ध्यान देना, देयर आर मेनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सप्लेन बिलो। जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, कोई भी कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट द प्राइस। किसी चीज़ को बनाने में कितना खर्च आया, अगर खर्च बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ज़्यादा प्राइस भी होगा, लेकिन खर्च बहुत कम है तो प्राइस भी कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर कितने में बना है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना खर्चा आ रहा है, प्लस कॉस्ट ऑफ सेलिंग बेचने में कितना खर्चा आ रहा है। कई बार हम लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाते हैं, हमारे पास एजेंट्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग के अंदर में चले जाते हैं। कॉस्ट सेट्स द मिनिमम प्राइस की, मिनिमम आपको इतना प्राइस तो रखना ही पड़ेगा आपके प्रोडक्ट पे। हाँ मैक्सिमम चाहे जितना रख लो, मार्केट के हिसाब से देखे कि आपके कॉम्पिटिटर कितना रख रहे हैं, ऑल द थिंग्स आपको चेक करना पड़ता है। बिलो विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड, एक मिनिमम प्राइस, मान लो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें 100 रुपये लगा है, तो 100 रुपये के तो नीचे बेच ही नहीं सकते ना, उसके नीचे बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। इवन 100 रुपये पे भी नहीं, आपको कम से कम 105 पे तो बेचना ही होगा, जिससे मिनिमम 5 रुपये का प्रॉफिट कमाओ। एटलीस्ट यहाँ पे कॉस्ट तो रिकवर करोगे ना यार, इनिशियली तुम कॉस्ट को तो रिकवर करोगे। यही बोल रहा है, फर्म में ट्राई टू कवर ऑल देयर कॉस्ट एंड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। मतलब अगर 100 रुपये लग रहा है किसी चीज़ को बनाने का, तो मैं एटलीस्ट 5 का प्रॉफिट लेके 105 का तो बेचूंगा ना। बट हाँ इन फ्यूचर मेरे को लगता है कि अगर मैं इसको 120 का बेच पाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पर क्वांटिटी के हिसाब से 15 रुपये का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्लियर है। टाइप ऑफ कॉस्ट क्या होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, मान लो कि जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये रेंट पे जगह लिया हुआ है, ओहो ठीक है ना, रेंट पे ये जगह ले रखा है हमने, ठीक है, तो रेंट पे जब ये जगह ले रखा है तो ये रेंट मेरे को हर महीने यहाँ पे 10,000 प्लस 2,000 बिजली वगैरह का, मतलब हर महीने मान लो 12 ये नहीं लेते, 10,000 ये रेंट तो देना ही पड़ेगा। अब मैं दिन में 2 घंटे का क्लास लूँ या फिर 24 घंटे लगातार मैं पढ़ाऊँ, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 10,000 देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन होता है वेरिएबल कॉस्ट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ जाते हैं, जितना ज़्यादा मैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करूँगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट्स उठेगा, उतना ज़्यादा मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो एक लेवल तक उठता है, जैसे सेल्समैन की सैलरी, कमीशन, ये सारे क्या होते हैं सेमी वेरिएबल, मतलब जितना आपका सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाता है। अब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल प्लस सेमी वेरिएबल, तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आता है। आगे बात करते हैं यूटिलिटी एंड डिमांड। द यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का यूजफुलनेस, ठीक है ना, ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इंसैनिटी ऑफ डिमांड डिसाइड हाउ मच अ बायर इज विलिंग टू पे, मतलब एक बायर चीज़ों को खरीदने के लिए कितना पे करना चाहता है। बायर पे अप टू द पॉइंट वेयर द सेटिस्फैक्शन गेन इज इक्वल टू द प्राइस पेड, ठीक है ना। बायर तभी वो पे करता है कि उसको जब लगता है कि नहीं यार, हम अगर 100 रुपये पे करें तो मुझे 100 रुपये का इससे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर उसको लगता है कि ये इससे 100 रुपये का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो कभी भी पे नहीं करेगा प्रोडक्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड यूजुअली इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस फॉल। देखा जाता है लॉ ऑफ डिमांड को, अगर क्लास 11 में थोड़ा सा जाए हम लोग, तो हम लोग को हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी सर प्राइस घटती है तो हम लोग की क्या होती है, डिमांड बढ़ती है, और मान लो प्राइस जैसे ही हम लोग बढ़ा देते हैं तो हम लोग की डिमांड भी घट जाती है, ठीक है ना। डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस राइजेज। 10 यूटिलिटी एंड डिमांड सेट अपर लिमिट ऑफ द प्राइस, ठीक है ना। यूटिलिटी ऑफ डिमांड बताता है कि भाई इस प्रोडक्ट जितना यूजफुल है उतना ज़्यादा प्राइस पे इसको बेच सकते हो, जितना कम यूजफुल है उतने कम प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। क्लियर है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, द डिग्री ऑफ कंपटीशन इफेक्ट द प्राइस लेवल। जो डिग्री ऑफ कंपटीशन है यहाँ पे प्राइस लेवल बताता है, जैसे हाई कंपटीशन है तो आप कम प्राइस रखोगे, लो कंपटीशन है तो आप ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। बिफोर फिक्सिंग द प्राइस फर्म मस्ट कंसिडर कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है, क्वालिटी फीचर्स क्या दे रहे हैं वो। जैसे कि जियो जब मार्केट में आया तो उनको पता था, मार्केट में हमारे पास आइडिया था, हमारे पास टेलीनॉर करके था एक कंपनी, हमारे पास एयरसेल था, हमारे पास एयरटेल था, हमारे पास आई थिंक डोकोमो भी था, टाटा डोकोमो था, और कौन कौन कंपनी था,
लेकिन जियो जब आया, बीएसएनएल भी था हमारे पास, ठीक है ना, तो इनके पास बहुत सारे कंपनी थी, तो इन्होंने सबको देखा इनकी प्राइस क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, इनका फीचर क्या है। तो ये 4G देना चाहते थे, तो इन्होंने फ्री में स्टार्ट कर दिया, इन सबको खा गए। बीएसएनएल तो वैसे ही बर्बाद था, आप ले दे के एयरटेल बचा है, वोडाफोन आइडिया बचा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर को ही ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया ना कि कंपटीशन को पहले इन्होंने देखा, उसके हिसाब से प्राइसिंग को सेटअप किया, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा था तो उस समय प्राइस कम रखा था, इवन फ्री कर दिया था। फिर थोड़े देखा धीरे धीरे कंपटीशन कम होना चालू हुआ, तो प्राइस इन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया, और यार देखो मनमाना प्राइस लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन की अगर बात करें, तो गवर्नमेंट में रेगुलेट द प्राइस टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है कि आपके जो पब्लिक से लूटपाटी ना हो, मतलब मनमौजी पैसा कंपनियां ना ले पाए, ठीक है ना। जैसे प्राइस एसेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन में वी कंट्रोल, जैसे इफ अ मेडिसिन इज वेरी कॉस्टली ड्यू टू द मोनोपोली, द गवर्नमेंट में फिक्स द मैक्सिमम प्राइस, कि आप उससे ज़्यादा का प्राइस पे बेच ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। द गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन रिस्ट्रिक्ट द फर्म फ्रॉम चार्जिंग वेरी हाई प्राइसेस। क्लियर है। आगे आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, कि भाई जो बेच रहे हो आपका ऑब्जेक्टिव से मैटर करता है कि आपका प्राइस कितना रहेगा। अब जैसे एप्पल एप्पल प्रीमियम खुद को दिखाना चाहता है, तो वो चाहे प्रोडक्ट में उतना वैल्यू दे या ना दे, उसको पता है कि लोग उसके स्टेटस सिंबल के लिए उसको परचेज करते हैं, तो वो प्राइस ज़्यादा कर सकता है। लेकिन वही एमआई की बात है, Xiaomi की बात है, तो वो अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं चलेंगे तो उनका कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। इन अ शॉर्ट रन आप कोशिश करते हो हायर प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचने का, लॉन्ग रन में क्या करते हो, प्राइस को कम कर देते हो। जैसे सैमसंग एप्पल जनरली ऐसा करते हैं। जनरली सैमसंग के प्रोडक्ट में दिखता है, जब भी कोई मोबाइल वो लॉन्च करते हैं तो इनिशियली बहुत हाई प्राइस पे बिक रहा होता है, लेकिन बाद में उसको लो कर देते हैं। हाउएवर 2026 में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि रैम चिपसेट्स वगैरह के क्या होने वाले हैं, रेट बढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ऑब्टेनिंग द मार्केट शेयर लीडरशिप। देखो कंपनी चाहती है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे उसका शेयर है, तो फर्म में कीप प्राइस लो टू अट्रैक्ट द मोर कस्टमर। जियो के पास जब कस्टमर नहीं था तो उन्होंने प्राइस कम रखा था, जिससे ज़्यादा कस्टमर आ जाए। और आज के समय में अगर जियो का एग्जाम्पल तो क्लासिक एग्जाम्पल है, तुम हर जगह चेप सकते हो। सर्वाइवल इज अ कॉम्पिटेटिव मार्केट। देखो फर्म में ऑफर डिस्काउंट, कई बार डिस्काउंट वगैरह ऑफर करते हैं जिससे आप सर्वाइव कर पाओ। जैसे एयरटेल ने देखो प्राइस कट किया, नहीं तो अगर नहीं कट करता तो आज शायद एयरटेल भी एग्जिस्ट ना कर रहा होता, ठीक है ना। फिर आ गया था प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूजुअली हैव हाई प्राइजेस ओवर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है। मार्केटिंग मेथड यूज क्या क्या करते हैं हम लोग, जैसे प्राइस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अदर मार्केटिंग एलिमेंट सच एट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है सर आपका, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन क्या है, अगर सेल्समैन नहीं बिका रहे तो फिर जय सिया राम। फिर एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन कैसे हो रहा है, पैकेजिंग प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन कैसे की जा रही है, क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज जो कस्टमर्स की सर्विसेज होती है वो कैसे दे रहे हो, अगर अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। इफ़ अ कंपनी ऑफर अ फ्री होम डिलीवरी सुपीरियर सर्विसेज इट में चार्ज अ हायर प्राइजेस, ठीक है। इस केस में वो आपसे हायर प्राइजेस भी चार्ज कर सकते हैं। अब आगे आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में। ये जो डील करता है मेकिंग गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट द राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी एंड द राइट टाइम। समझ में आया। आफ्टर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, पैक्ड होता है, ब्रांडेड होता है, प्राइस्ड होता है, प्रमोट होता है, देर मस्ट बी डिलीवर टू द कंज्यूमर, ठीक है। कस्टमर तक वो डिलीवर होना चाहिए। इफ अ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल वेयर द कंज्यूमर वांट्स और बाय इट द सेल्स में बी लॉस्ट। अगर प्रोडक्ट ही आप अवेलेबल नहीं करवा पाए सर, तो वो सेल लॉस हो जाएगा, नहीं खरीद बिकेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ करके रह गया। एंड द कंज्यूमर में बाय अनदर ब्रांड, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए इफ अ कस्टमर वांट टू बाय अ डिटर्जेंट फ्रॉम अ ब्रांड नियर बाय, डिटर्जेंट बार फ्रॉम अ नियर बाय शॉप एंड नॉट अवेलेबल देयर, द कंज्यूमर में बाय अनदर ब्रांड, दिस लेड टू द लॉस ऑफ सेल। जैसे क्या होगा, सेल का नुकसान होगा। देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मार्केटर टू इंश्योर दैट ऑल द प्रोडक्ट आर फिजिकली अवेलेबल एट द प्लेस वेयर द कंज्यूमर वांट टू परचेज थे। क्लियर है। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल हैंडलिंग और मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब बेसिकली प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ से कंजम्पशन वाले प्लेस तक लेके जाना, जहाँ पे कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा।
एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन सर, जहाँ पे गुड्स को मूव करते हैं, वेयर हाउसिंग जहाँ पे स्टोर करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रही होती है, इन्वेंट्री कंट्रोल जहाँ पे मेंटेन करते हैं हम लोग ऑप्टिमम स्टॉक लेवल की कितनी मैक्सिमम ऑप्टिमम स्टॉक लेवल होना चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं है कि केवल अंधा प्रोडक्शन करते चलो दिक्कत हो जाएगा, इसमें क्या हो सकता है चीज़ें वेस्ट होनी चालू हो जाएगी। मान लो बिस्किट कंपनी बहुत ज़्यादा बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग करती है और बिस्किट उतनी तेज़ी से नहीं बिकती, तो उसके बिस्किट क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे एक्सपायर होने चालू हो जाएंगे, तो इसलिए कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए उतना ही प्रोडक्शन करना जितना मार्केट में दिख रहा है कि रिक्वायरमेंट है। दिस एक्टिविटी टुगेदर इंश्योर स्मूथ टाइमली डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर। क्या ये बात समझ में आया? आगे आता है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या कंपोनेंट है? तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होता है वेरियस एक्टिविटी जो हेल्प करता है स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। द मेन कंपोनेंट एज फॉलोज। ऑर्डर प्रोसेसिंग, पहले तो सर हम ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, क्या रिसीव करते हो आप ऑर्डर को, रिकॉर्ड करते हो, प्रोसेस करते हो कस्टमर के ऑर्डर को। फिर दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट मूव फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर वाइल ऑर्डर मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर की तरफ ये प्रोडक्ट मूव करता है। द फास्ट एंड एक्यूरेट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम इंश्योर करता है टाइमली डिलीवरी और करेक्ट क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशन। ब्लिंकिट इसका कल्ट क्लासिक एग्जांपल है, 10 मिनट के अंदर सारा काम करते हैं वो। ठीक है, नो डाउट एग्जीक्यूशन काफ़ी कठिन है ब्लिंकिट वगैरह में, लेकिन हाँ गिग वर्कर को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसको ब्लिंकिट को देखना चाहिए। अदरवाइज ब्लिंकिट आज जब कंपनी या फिर स्विगी इंस्टामार्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो। पुअर ऑर्डर प्रोसेसिंग कैन काउज डिलेज, रॉन्ग डिलीवरी, मंगवाया क्या पहुंचा क्या वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन एंड लॉस ऑफ गुडविल, आपका गुडविल भी खराब हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कैरिंग गुड्स रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ द सेल। It is a major element of physical distribution. Without the transportation, goods cannot reach to the consumer, sales cannot be completed. Firm must choose suitable modes of transport or considering the cost, speed and nature of the goods. अब देखो वेयर हाउसिंग की बात करते हैं। वेयर हाउसिंग देखो ये सारी वही है, स्टोरेज अरेंजमेंट सारे वहाँ पे किए जाते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस एट द टाइम एंड कंज्यूम लेटर, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं उसको संभाल के गुड्स की सेफ्टी के लिए वेयर हाउस में रखते हैं। लोकेशन ऑफ वेयर हाउसेज कहाँ होना चाहिए, तो फास्टर कंज्यूमर सर्विस के लिए ज़्यादा वेयर हाउस होगा। अगर आपके पास कम वेयर हाउस रखोगे तो लो कॉस्ट बट स्लोअर सर्विस होगा यहाँ पे, तो इस चीज़ भी देखना पड़ेगा। फर्म मस्ट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग एंड कंज्यूमर सर्विसेज, इसलिए आपको बैलेंस करके चलना है। बहुत ज़्यादा वेयर हाउस भी नहीं रखना, कम भी नहीं रखना, इतना रखना है जिससे आपका बैलेंस हो जाए। पीएच लेवल पड़ा है ना 7 पे, वैसा रखना है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज जैसे एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह है तो वहाँ पे स्टोर नियर द प्रोडक्शन सेंटर वहाँ पे रहेगा। बल्कि और पेरिसेबल गुड्स है जैसे मशीन है, ऑटोमोबाइल है, बेकरी आइटम्स हो जाते हैं, वेजिटेबल हो जाते हैं, आर स्टोर नियर द मार्केट, जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल डील करता है डिसाइडिंग द लेवल ऑफ स्टॉक, कितना मेंटेन करना है सर। हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री इंश्योर करता है बेटर कस्टमर सर्विसेज बट इट आल्सो इंक्रीजेज द कैरिंग द कॉस्ट एंड बल्क कैपिटल। मतलब क्या होता है ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे तो मार्केट में कितना भी डिमांड है आसानी से आप उसको मीट कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है जो इन्वेंट्री को आप वेयर हाउसिंग में रखोगे तो इसका क्या हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट, उसको मेंटेन करने का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। प्लस जितना प्रोडक्ट बना के वेयर हाउस में रखे रहोगे उसमें आपका कैपिटल लगा रहता है, तो कैपिटल भी क्या होता है ब्लॉक्ड हो रखा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो पैसा मिलेगा कैसे, तो पैसा उसमें फंसा रहता है। ठीक है, देयरफॉर फर्म मस्ट मेंटेन द ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल, इसी वजह से फर्म को ना एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मान लो डब्बा है, ठीक है समझाता हूँ। अब महीने में तुम्हारे घर में मान लो कि 25 किलो आटे की खपत होती है। अब ज़्यादा आटा मंगवाओगे तो ख़राब भी हो सकता है, प्लस रखने के लिए नए नए डब्बे चाहिए, तुम आटा का दुकान तो खोल के बैठे नहीं हो, तो एक लेवल डिसाइड कर लेती है हम लोग के घर में मम्मी, जैसे 2 किलो, जैसे आटा यूज़ हो रहा है, जैसे ही आटा खत्म हुआ 2 किलो के नीचे गया मम्मी बोलेगी आटा घर में फिर से आ जाएगा, फिर से इसको फिल कर देंगे। फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर 2 किलो के नीचे आएगा, फिर से आटा आएगा घर में। जिससे क्या होगा घर में आटा हमेशा इमरजेंसी के लिए भी 2 किलो पड़ा रहेगा। ठीक है, प्लस आप बार बार आटा लाते रहोगे, घर में स्टॉक कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 2 किलो का आपका जो होता है ना कैरिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम आएगा, और इस तरीके से सारे चीज़ों को आप मैनेज करते हुए चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि पता है हर महीने 25 किलो से ज़्यादा आटा कंज्यूम होना ही नहीं है, तो एक झटके में 1 महीने का आटा आ जाएगा। प्लस अब एक सेफ्टी स्टॉक, इसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, कि इनकेस आटा नहीं मिला तो ये 2 kg वाले यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, एक झटके में आप बोलते हैं ना जीरो नहीं होगे।
ठीक है, तो ये मेंटेन करना होता है। तो इसको बोलते हैं इस ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। बेसिकली यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक की बात हो रही है कि यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक छोड़ के ऑप्टिमम आप मैक्सिमम 25 किलो तक ही रख सकते हो। महीने में अगर मेरे घर में 25 किलो आटे की खपत है तो मैं 25 किलो ही रखूँगा। मुझे 250 किलो रखने का कोई नीड नहीं है। अगर मैं रखता हूँ तो फिर मेरा कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर नुकसान भी होने के चांसेस है। प्लस आप आटा खरीदोगे उतना तो आपके बोलते हैं ना पैसा भी फंसेगा उसमें। तो ये सारी बातें आती हैं। देखो यही है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। क्लियर है। अब देखो नथिंग बीट्स वर्ड ऑफ माउथ इन इंडिया। अब देखो इंडिया में ना माउथ टू माउथ तुम्हारे कोचिंग माउथ टू माउथ जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। जैसे मेरा भी अभी मैंने गलती से कोचिंग क्यों बोला मैं बताता हूँ। इंडिया में ना माउथ टू माउथ जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना ना तो मैं आज तक 1 रुपया ऑफलाइन में मैंने इस पर खर्च नहीं किया। क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट पे, पैम्पलेट बंटवाने पे या फिर कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल रुपीज़ आई हैव एक्सपेंड। 1 रुपये भी नहीं खर्च किया। तो फिर सर बच्चे हमारे पास कैसे आते हैं? माउथ टू माउथ ही आते हैं। पहला बच्चा पढ़ा, उसके पेरेंट्स को अच्छा लगा तो उन्होंने दूसरे को रिकमेंड किया, फिर दूसरे ने तीसरे को किया। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जिसको पूरा खानदानी मतलब जैसे एक भाई है, उनका छोटा भाई, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बुआ के लड़के पढ़ रहे हैं, पूरा खानदानी का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। तो ये माउथ टू माउथ हम लोग क्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नथिंग बीट द माउथ टू माउथ इन इंडिया। इंडिया में कोशिश, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ। जब आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है तभी ये काम कर पाता है। नहीं तो इनऑर्गेनिक का मतलब आपको एडवर्टीजमेंट का सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसा आपका कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, तो ये वाले पंगे ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है इन इंडिया वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी स्ट्रांग, इन्फ्लुएंस करता है बाइंग डिसीजन पे। पीपल ट्रस्ट करते हैं ओपिनियन पे, एडवाइस पे, जो फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स देते हैं, रिलेटिव देते हैं, ठीक है ना, मोर देन एडवर्टीजमेंट। ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और ये चीज़ मैंने पर्सनल लाइफ में देखा, इसलिए मैंने टीचिंग को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहता हूँ। मैं जब पढ़ाता, ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में, कहीं पे भी मतलब पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ अपना 100% दूँ। देखो इंसान हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन 100% देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझे पता है इसका यूज़ कितना बड़ा है। मेरा ऑफलाइन जो भी मेरा कोचिंग चलता है ना, बस माउथ टू माउथ के कारण ही है। अगर ये ना होता तो भाई बहुत पैसा खर्च करना पड़ता और फिर कोई मतलब भी नहीं है जब आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ये दिखाता है कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, और इसलिए मैंने नहीं बोला, बल्कि मैंने थ्रू आउट ये 3-4 सालों में ये चीज़ को देखा है। इवन कभी लाइफ में तुम भी बिजनेस करना तो इस चीज़ को जरूर कंसिडर करना, कि कोशिश करना कि माउथ टू माउथ ज़्यादा तुम्हारा बिजनेस एक्सपैंड करे, क्योंकि इसमें अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम होगा तो ही एक्सपैंड करेगा। नहीं तो ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट से क्या है, कोई इंसान एक बार तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लेगा, लेकिन दूसरी बार अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कभी ना ही किसी को सजेस्ट करेगा, ना वो फिर दोबारा आएगा। तो प्रॉब्लम आएगा। कस्टमर रिपीटेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। इवन वेन आ बाइंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लाइक कार, मोबाइल फोन, taking home loans, most Indian consumers depend upon the recommendation of people they know. The situation is different in developed country. In countries like US, Canada, and Japan, buyers are more influenced by the advertisement. But developing countries like India, Malaysia, Thailand, people often rely on the colleagues or known person who guide them while making this purchase. For luxury product like a car, buying decision India are usually taken by the entire family. Family members and close family often discuss recommend the product based on their own experience कि भाई हमने भी लिया तो ही ले बहुत अच्छा है। जैसे हमारे देश में एक्टिवा बहुत चलती है, ठीक है, तो एक्टिवा हर घर में चल रहा होता है। हम भी इस साल एक्टिवा मतलब 2025 में एक्टिवा परचेस करा हमने। तो हमने लेने से पहले जिसने भी पूछा भाई कैसा गाड़ी, कौन सा स्कूटी लूँ, भाई एक्टिवा ले, मेरे घर में बहुत दिन से चल रहा है। तो ये वो वाला फैक्टर आता है, ठीक है ना। ओके, इवन दो द इंटरनेट एंड मोबाइल मार्केटिंग आर ग्रोइंग फास्ट, ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट, वर्ड ऑफ माउथ स्टिल स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। आई एम द क्लासिक एग्जाम्पल। वेदत आज ब्रांड होता ही नहीं भाई, ये केवल माउथ टू माउथ के कारण ही हुआ है। वेदत को मैंने प्योर ऑर्गेनिक मोड से ग्रो किया है, नॉट इवन अ सिंगल एडवर्टीजमेंट। आज भी देखोगे यूट्यूब पे भी जितने बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, पेड लर्नर्स हैं, मेरे बुक्स खरीदते हैं, वो सारे एक स्टूडेंट ने दूसरे को रिकमेंड किया है। यूट्यूब पे कभी तो मेरा नहीं देखोगे ऐड चल रहा होता है, कभी भी कुछ नहीं। अगर वो रहता तो आज इतने कम सब्सक्राइबर नहीं होते। लेकिन मेरे पास जो भी सब्सक्राइबर है ना, गोल्ड है, 24 कैरेट हीरे हैं, ठीक है। इस पर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, ठीक है। ओके, कंज्यूमर इंडियन सोसाइटी इज क्लोजली कनेक्टेड एंड पीपल इजीली एक्सेप्ट द प्रोसीजर दैट रिकमेंडेड बाय द ट्रस्टेड पीपल और इंडोर्स बाय द पॉपुलर सेलिब्रिटीज़। हाँ, पॉपुलर सेलिब्रिटी वाला भी मामला बहुत ज़्यादा चलता है हमारे देश में, कि बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो लोग उनका प्रमोट किया हुआ प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस लाइक मी, अब जिसके पास करोड़ों पैसा नहीं है बर्न करने को, तो वो बेचारा क्वालिटी पे ही फोकस कर सकता है। और मेरे को लगता है ये करना भी चाहिए, चाहे लाख बड़ा हो, चाहे बिजनेस टच वुड, भगवान करे कि बड़ा हो, बट हाँ, क्वालिटी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, एटलीस्ट फॉर मी। आगे आते हैं प्रमोशन। ध्यान देना,
प्रमोशन क्या होता है? अ कंपनी में प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फिक्स कर सकती है उसकी अच्छी प्राइसिंग, बट मेक इट अवेलेबल एट द कन्वीनियंट प्राइस। स्टिल अ प्रोडक्ट में नॉट सेल वेल। कई बार अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन स्टिल अच्छे प्राइस पे है, लेकिन कभी भी वो ज़्यादा नहीं बिक पाता। इफ़ कंज्यूमर आर नॉट अवेयर, कंज्यूमर को पता ही ना हो। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो ना डालूँ, केवल रूम में बच्चों को पढ़ाऊँ, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं रील्स यूट्यूब पे आया, नहीं तो नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। तो कई जगह आपके प्रोडक्ट पे दम है, बट वो क्या होता है, आप लोगों तक कई बार नीडी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। अब कोई बच्चा बैठ के एकदम डिटेल बुक को या फिर ऐसा शॉर्ट समरी नोट्स को पढ़ा जिसमें पूरी चीज़ें कवर्ड ही नहीं है, तो उसको मैं यूट्यूब पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका उसको पता चल रहा है ना कि सर अच्छा ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। हाउएवर दिस इज 100% फ्री प्रोडक्ट, बट ठीक है, इसका बेनिफिट तो ले सकता है ना बच्चा। समझ में आ रहा है? और बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो, क्योंकि आप 12th पास कर रहे हो भाई, तुम तो मुझसे कुछ कोर्स खरीदने से रहे, ठीक है ना। तो अपने भाई वगैरह को, अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को, जिसको भी यार रिकमेंड कर सकते हो, तो इतना कर लेना यार, ठीक है। बीइंग अ टीचर, तुमसे यही गुरु दक्षिणा मुझे मिल जाएगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेसिक चीज़ें जो दूसरे चैनल्स पे करते हो वो मेरे चैनल पे भी जरूर से करना, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द कंज्यूमर। विदाउट द कम्युनिकेशन कस्टमर विल नॉट नो, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं। अब तुम पढ़ रहे हो, नोट्स को देखते हुए जा रहे हो, तुमको मज़ा आ रहा है ना। तो अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे से क्लास कर ले 11-12 में, अच्छा पढ़ाता हूँ, ये बंदा है ठीक ठाक, अच्छा पढ़ा लेता है, तो इससे पढ़ के अच्छा मज़ा भी आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी, और भाई 12th का बेड़ा पार भी हो जाएगा, ठीक है। अबाउट द प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट, सेटिस्फाई कर सकता है, कैसे आपकी ज़रूरत को पूरा करता है, और कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलता है। प्रमोशन इट रेफर टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे इन्फॉर्म करना पोटेंशियल कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में, परसुएड करना, उनको मनाना, उनको बताना कि भाई मेरे प्रोडक्ट को परचेस करो, ठीक है। प्रमोशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स में। मार्केटर यूज करते हैं वेरियस प्रमोशनल टूल्स सच एज एडवर्टीजमेंट को, पर्सनल सेलिंग को, सेल प्रमोशन को, पब्लिसिटी को, ठीक है, जिससे वो इंकरेज कर पाए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट। आगे आता है प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रमोशन मिक्स रेफर करता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स। देखो इसमें बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हैं हम लोग बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव किससे? हमारे कंज्यूमर से, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, परसुएट करना, मोटिवेट करना, इन्फॉर्म करना, ये सारी चीज़ें मार्केटर यूज़ करते हैं दिस टूल्स को इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएट करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। द मेन एलिमेंट ऑफ दिस प्रोडक्शन एलिमेंट एडवर्टाइज करना, पर्सनल सेलिंग करना, सेल प्रमोशन करना और पब्लिसिटी करना। दिस टूल्स कैन बी यूज्ड इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। अब भाई रिक्वायरमेंट कितना है, फर्म को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इसका वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स। इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक होता है एडवर्टीजमेंट, दूसरा होता है पर्सनल सेलिंग, तीसरा होता है सेल्स प्रमोशन एंड चौथा होता है पब्लिसिटी। ध्यान देना, फैक्टर जो इफेक्ट करता है तुम्हारे प्रमोशन मिक्स को, नेचर ऑफ मार्केट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट की नेचर क्या है सर, प्रमोशन का बजट कितना है आपका, और ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन का, कि आप चाहते हो प्रोडक्ट को बेचना, आप चाहते हो प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आते हैं। एग्जाम्पल, कंज्यूमर गुड्स फर्म यूज मोर एडवर्टीजमेंट थ्रू द मास मीडिया, लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं वो रिलाई करते हैं पर्सनल सेलिंग पे। मतलब जैसे कि मैं हूँ ना, तो मेरे को कई बार बहुत सारे पब्लिशर्स जो होते हैं बुक के, वो मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर आप मेरी बुक्स को बच्चों को रिकमेंड करो, आपको हम लोग सैंपल बेच नहीं रहे, भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो पर्सनल सेलिंग के पार्ट में आता है। और बुक्स वो भेजते हैं तो कई बार 40% तक का डिस्काउंट में देते हैं, कई बार फ्री में देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, वही बुक बच्चों को बांट देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व, उनका भी काम हो जाता है। तो ऐसा है, ओके। आगे बात करते हैं एडवर्टाइजिंग, ठीक है। देखो, वी सी मेनी एडवर्टीजमेंट एवरी डे। दिस एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक अ सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो जाते हैं, सर्विसेज लाइक होटल, इंश्योरेंस, गो एबीबो वगैरह का एडवर्टीजमेंट तुमने देखा होगा ना, वो सारे। एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टूल ऑफ प्रमोशन। ये इन्फॉर्म करता है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन डैट इज पेड फॉर बाय द मार्केटर टू द प्रमोट द गुड्स एंड सर्विसेज। मोस्ट कॉमन मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, आज के समय में सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ओके। फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होता है? ये पेड प्लेटफॉर्म होता है, आप पैसा के पे करते हो, स्पॉन्सरशिप वगैरह करते हो, इम्पर्सनली होता है, कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि आप अपने एक एड कैंपेन को चला रहे होते हो,
ठीक है। उसके बाद ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। ओके, ये क्रिएट करता है मोनोलॉगस नॉट डायलॉग, यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट लो, ठीक है, बस दैट्स इट। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, क्लियरली इन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर दिखाया जाता है। द स्पॉन्सर में भी इंडिविजुअल या कंपनी, जैसे केवीसी में दिखता है ना, बोलता है कि ये रिप्रेजेंटेड बाई या स्पॉन्सर्ड बाई दिस कंपनी XYZ, वो होता है। द स्पॉन्सर्ड ऑल्सो बियर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर जो बंदा क्या करता है वो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट जो होता है वो बियर करता है। अब मेरिट क्या होते हैं एडवर्टीजमेंट के, आप मास ऑडियंस तक पहुंच पाते हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच पाते हो। ये इन्हांस करता है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन और आप पे कॉन्फिडेंस को। एक्सप्रेसिवनेस होता है, जैसे आप ग्राफ, आर्ट, अलग अलग साउंड या अलग तरीके से इनोवेशन दिखाते हो। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले चप्पल वाला एग्जांपल लिया था ना, बायोडिग्रेडेबल, जिसमें एक अलग तरीके से अप्रोच यूज़ किया गया था, तो एक्सप्रेसिवनेस दिखाता है। फिर इकोनॉमी एंड एडवर्टीजमेंट इकोनॉमिकल मेथड हो सकता है कम्युनिकेशन का व्हेन रीच लार्ज ऑडियंस, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैंने क्या किया, 2 लाख लगा करके 2 करोड़ लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखा दिया, तो सोचो 2 करोड़ लोग में से अगर लेट से मैं बोलता हूँ 10 लाख लोग भी आकर के 100 रुपये का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाता है, 10 लाख, एक जीरो और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, और फिर एक जीरो और करो, 10 करोड़ का मैंने सेल्स कर लिया भाई साहब। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके मैंने 10 करोड़ का सेल कर दिया। अगर मेरे को उस पर 10% का भी प्रॉफिट होता है तो मैंने 1 करोड़ पैसे बना लिए, विच इज़ गुड, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है। आगे आता है ऑब्जेक्शन टू द एडवर्टीजमेंट। कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट होता है, पैसा खर्च होता है। कई कंपनियां एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा खर्च करती हैं। आज के समय में जो भी स्टार्टअप है, ब्लिंकिट, जोमेटो, ये एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, कई लोग इसको सपोर्ट उतना नहीं करते हैं। मेरे को लगता है एडवर्टीजमेंट हद में रख के किया जा सकता है थोड़ा बहुत के लिए, हद से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट ड्रिवन बिजनेस नहीं होनी चाहिए। अंडरमाइन द सोशल वैल्यूज, कई बार ये अंडरमाइन करते हैं सोशल वैल्यूज को, ठीक है ना। हावेवर एडवर्टीजमेंट मेनली फोकस करता है इन्फॉर्म पीपल अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड ऑल द थिंग्स। आगे बात करते हैं, कंफ्यूज करता है बायर को। आप इतना ज़्यादा, आप एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देख के आप कई बार कंफ्यूज सा फील करते हो। इनकरेज करता है सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट, आप ऐसे प्रोडक्ट को भी खरीदने लगते हैं जो बेकार सा प्रोडक्ट है। जैसे आप भी देखोगे टीवी पे, बोलो जुबा केसरी, ये सब चीज़ें होती है ना, तो अगर मान लो कोई खाता है गुटखा वगैरह तो अच्छा नहीं है ना। फिर आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में ओरल कम्युनिकेशन होता है, ओके, मेकिंग सेल्स, जिसमें आप क्या करते हैं, पर्सनली लोगों को बताते हो। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोस्पेक्ट बायर से आप कॉन्टैक्ट करते हो, फिर उनको बोलते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड सेल वगैरह जो आपके घर पे कॉल आता है, स्पैम कॉल्स, वो आते हैं आपके पर्सनल सेलिंग के एग्जाम्पल में। या फिर कई बार अवेयरनेस वगैरह क्रिएट की जाती है, डेवलप किया जाता है कस्टमर के प्रेफरेंस को, परसुएट किया जाता है कस्टमर को जिससे वो प्रोडक्ट को खरीदे। फीचर्स क्या होते हैं पर्सनल सेलिंग के, पर्सनल फॉर्म, देखो यहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। आप जब खरीदते हो, आप जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है 2 वे कम्युनिकेशन से पूछ सकते हो। जैसे गाड़ी वाड़ी खरीदोगे तो वहाँ पे भी सेल्समैन आपको बताता है, फिर आपने क्रॉस क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। ये डेवलप करता है रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करता है तुम्हारा, ठीक है, जिससे रिपीट सेल वगैरह आता है, बार बार बंदा आपसे आकर चीज़ों को खरीद सकता है। ट्रस्ट और गुडविल बिल्ड करता है। मेरिट क्या होती है, एडवांटेजेस की बात करें तो फ्लेक्सिबल होता है, ये मॉडिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर। डायरेक्ट यहाँ पे फीडबैक मिल जाता है इमीडिएटली। उसके बाद मिनिमम वेजेस, एफर्ट आर फोकस ऑन सेलेक्टेड टारगेट, तो यहाँ पे रिड्यूस करता है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, ठीक है। फिर रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या होता है, ध्यान देना। पर्सनल सेलिंग प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ यूजफुल फॉर अ बिजनेसमैन, कस्टमर एंड सोसाइटी इन मेनी वेज, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है जो एक्सप्लेन करता है फीचर एंड बेनिफिट्स को। फ्लेक्सिबल टूल्स होता है जो ऊपर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। मिनिमम वेस्टेज बताया है। कंज्यूमर का अटेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। लास्टिंग रिलेशनशिप होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे आता है। पर्सनल रैपर्ट्स आते हैं यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिलती है। रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज, नए नए जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उस समय इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मेरे पास एक पब्लिशर है ओसवाल, गुरुकुल बाई ओसवाल, तो वो अभी ओसवाल बुक्स अलग है, गुरुकुल बाई ओसवाल अलग है, उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। तो वो नए नए ओपन हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, पर्सनली अपने बारे में बताया, मेरे अपने ब्रांड के बारे में बताया कि सर आप अपने बच्चों को बता सकते हैं PYQs वगैरह परचेज करने के लिए। बहुत सारे पब्लिशर का कॉल आता है। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने नया प्रोडक्ट उनका है तो उन्होंने पर्सनली डायरेक्ट कॉल करके अपने बारे में बताया था। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है उनका, उसको प्रमोट कर रहे थे हमारे सामने, ठीक है।
आगे बात करते हैं लिंक विद द कंज्यूमर, लिंक बिटवीन द फर्म एंड कंज्यूमर बाय द परफॉर्मिंग द सेलिंग सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन रोल्स, ये सारे आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग कंज्यूमर, क्या इंपॉर्टेंस होता है? ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कस्टमर की स्पेसिफिक नीड्स को, डायरेक्टली पर्सनल टू पर्सन बात करके आप पता लगा पाते हो। लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या है, प्राइस चेंजेस, न्यू प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी क्या है, कई बार कस्टमर भी आपको बता जाता है। एक्सपर्ट एडवाइस आप दे पाते हो, इंड्यूस करते हो कस्टमर को, जैसे कि मैं भी भाई देखो मेरे को लगता है कि कोई बच्चा हमारे पास आता है तो पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं कि उस बच्चे को क्या चाहिए। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं 9th में पहुंच गए बट उनकी मैथ्स बहुत वीक है, बेसिक चीज़ें गड़बड़ होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि बेटा एक काम करो कि आपकी बेसिक कम है, उसको ऑफर करते हैं कि आप तो 1.5 घंटे की क्लासेस जो नॉर्मल होती है आप तो करते हो हमारे यहाँ, जिसमें आपकी जो 10th में मान लो 9th में अगर मान लो आप हो तो 9th के सिलेबस को आपको पढ़ाई जाएगी। बट अगर आपकी लगती है आपकी बेसिक खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो यू कैन कंसिडर हैविंग अ एडिशनल बैच, जहाँ पे आपकी क्या की जाएगी, जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक जो चीज़ें हैं उसको कवर कराया जाएगा। आप करना तब तक करना उस बैच को जब तक आपका वो चीज़ कवर ना हो जाए, जैसे वो कवर हो जाता है आप उस बैच को छोड़ के फिर आप केवल जो 9th वाली बैच है उसको कंटिन्यू कर लेना। तो ये ऑफर हमने किया, लेकिन क्या ये सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, जो बच्चा पहले से उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है उसको नीड नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को ज़रूरत है वो फाउंडेशन को स्ट्रांग कर सकता है वहाँ पे एक्स्ट्रा मैथ्स वगैरह करके, जिसको लगता है कि नहीं आगे चल के वो मैथ्स में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है, जैसे वो इंजीनियरिंग या जेई वगैरह की तैयारी करना चाहता है, तो 9th से वो खुद को ठीक कर लेते हैं। तो फाउंडेशन बैच उसके लिए आता है, समझ में आया? वो सबके लिए नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आया? इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द सोसाइटी, ध्यान देना, यहाँ पे कन्वर्ट करता है लेटेस्ट डिमांड को, ठीक है ना, ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ को, इंप्लॉय अपॉर्चुनिटीज लाता है, लोगों को नौकरी भी मिलती है, भाई सेल्समैन भी तो इंसान होता है तो उसको सैलरी मिलेगी, करियर अपॉर्चुनिटी लाता है, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन, प्रमोट करता है टूरिज्म और मोबिलिटी को, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, जो प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्डाइजेशन वो बढ़ती है, उसकी यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है। ओके, आगे बात करते हैं सेल प्रमोशन, ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है, बेसिकली ऑफर किया जाता है कस्टमर को टू बाई अ प्रोडक्ट और सर्विस इमीडिएटली, अगर आप तुरंत खरीदते हो तो आपको ये मिलेगा, जैसे कैश डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट काउंट, आपको कोई बेसिकली आगे आते हो तो आपको कूपन्स वगैरह वाउचर दिया जाता है, फ्री सैंपल, स्पेशल ऑफर वगैरह वगैरह दिया जाता है। ये सपोर्ट करता है एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग को, टारगेट ग्रुप आपके जो होते हैं उसको देता है, जैसे सेल प्रपोर्शन टूल में डिजाइन फॉर अ कंज्यूमर, जिसमें फ्री सैंपल, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें देते हैं। ट्रेडर एंड मिडिल मैन, डीलर डिस्काउंट, इंसेंटिव, कॉपरेटिव एडवर्टाइज वगैरह दिया जाता है। ट्रेडर वगैरह तो बोलते हैं ना, आप 100 पीस बेचोगे तो हम आपको इतना बोनस देंगे, तो ये सब ट्रेडर्स वगैरह को भी कंपनियां देती हैं। सेल पर्सन की बात करते हैं तो बोनस, सेल्स कहते कॉन्टेस्ट, स्पेशल इंसेंटिव्स वगैरह भी सेल पर्सन को दिया जाता है। सेल प्रमोशन फोकस करता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव पे, जैसे गाड़ी वगैरह खरीदोगे ना तो सेल पर्सन जितना गाड़ी बिकवाएगा उसको उतना ज़्यादा कमीशन मिलता है, ठीक है। वहीं ट्रेडर्स की बात करें तो किसी भी मोबाइल फ़ोन के स्टोर में जाना, मोबाइल फ़ोन के स्टोर में जाओगे ना बेटा, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ओप्पो वीवो का फ़ोन ज़्यादा आपको बेचते हैं, क्योंकि वीवो वगैरह अच्छा इंसेंटिव देते हैं इनको, ठीक है। इसलिए मंथ एंड में जाओगे ना फ़ोन खरीदने के लिए तो इनसे डिस्काउंट भी तुम ले सकते हो, क्योंकि इनको टारगेट पूरा करना होता है, जैसे 1000 मोबाइल फ़ोन बेचना है तो टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पागलों की तरह सस्ते दाम पे भी फ़ोन बेचते हैं, क्योंकि पता है अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देंगे 500-600 का तो उनको अच्छा खासा इंसेंटिव मिलने वाला है। तो भाई इंसेंटिव के लिए 200-300 रुपये का डिस्काउंट भी वो दे देते हैं, समझ में आया? अब मेरिट क्या होता है सेल प्रमोशन का, तो ये अटेंशन करता है वैल्यू को, ऑफर करता है इंसेंटिव को, यूजफुल होता है नए प्रोडक्ट लॉन्च में, कंपनी को अगर मार्केट में पुश करना है तो। ये कहते हैं सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट, मतलब सपोर्ट करता है एडवर्टीजमेंट को, पर्सनल सेलिंग को, ठीक है ना। उसका लिमिटेशन क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है क्राइसिस, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सेल प्रमोशन मेक क्रिएट द इंप्रेशन मेक क्रिएट एन इंप्रेशन दैट द फर्म इज फेसिंग द सेल प्रमोशन। देखो हद से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना इसका मतलब क्या होता है, यहाँ दिखाता है कि फर्म का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, बेचारे परेशान है, ठीक है, तो लोग थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हैं। प्रोडक्ट इज़ नॉट सेलिंग वेल ऑन इट्स ओन, प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिक रहा है, आपको बार बार उसकी प्रमोशन की ज़रूरत पड़ रही है, ओके। तो ये सब चीज़ें फिर अच्छा सिग्नल नहीं होता है। स्पॉइल द प्रोडक्ट इमेज, ठीक है ना, प्रोडक्ट की इमेज को खराब कर दे, जैसे कि लोग मानने लगते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ओवर प्राइस है एंड ऑल द थिंग्स, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कॉमनली यूज्ड सेल प्रमोशन एक्टिविटी, जैसे रिबेट, यहाँ पे रिबेट दी जाती है, जनरली क्या होता है, जैसे रिबेट का मतलब होता है रिटर्निंग पार्ट ऑफ प्राइस ऑफ द कंज्यूमर आफ्टर द परचेस। एग्जांपल है कार कंपनी ऑफर करती है रिबेट ऑफ 10,000 ऑन द कार फॉर द लिमिटेड पीरियड, ठीक है, कि आप इतने दिनों के बीच में अगर गाड़ी खरीदते हो तो 10% की आपको छूट मिलेगी। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट मीन सेलिंग गुड एट द लोअर प्राइस दैन द मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू से आप कम में बेच रहे हो तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। रिफंड का मतलब क्या होता है, फूड कंपनी रिफंड कर देती है व्हेन द इम्पिटी रैपर आर रिटर्न, आप जैसे कई बार इम्पिटी रैपर रिटर्न करते हो, जैसे बॉटल वगैरह होता है ना,
पहले ज़माने में क्या होता था कि आई थिंक शीशे की बोतल में कोका कोला वगैरह आते थे, तो उसको जब रिटर्न करते थे तो आपको कुछ पैसा रिफंड मिलता था, तो वैसा करके है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, 2 or more प्रोडक्ट आर सोल्ड टुगेदर एट अ सिंगल ऑफर, जैसे बाई राइस गेट वीट फ्री, बाई टीवी गेट अनदर प्रोडक्ट फ्री, ये सारे आते हैं प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। या क्वांटिटी गिफ्ट, कई बार 20% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा, या 2 खरीदो 1 फ्री, वैसा करके आता है, बाई 2 get 1। फिर इंस्टेंट ड्रॉस और असाइंड गिफ्ट आपको मिल जाते हैं। फिर लकी ड्रॉ वगैरह निकालते हैं, यूजेबल बेनिफिट होता है, फुल फाइनेंस 0% EMI वगैरह का फैसिलिटी देखते हो ना, मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदते हो तो उसमें मिलता है। सैम्पलिंग का बेनिफिट मिलता है। फिर कॉन्टेस्ट मिलता है, जैसे क्विज वगैरह में आपको पार्टिसिपेट करने मिलता है, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन वगैरह भी देते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ कॉमन है जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, लास्ट पढ़ते हैं हम लोग पब्लिक रिलेशन। अब हम लोग का चैप्टर भी खत्म होने वाला है। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है मैनेज करना पब्लिक ओपिनियन को अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है क्रिएट करने में, मेंटेन करने में गुड इमेज कंपनी इन द आइज ऑफ द पब्लिक। ये इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर, सप्लायर, डीलर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक। द ओपिनियन कैन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सोर्सेस ऑफ बिजनेस, सॉरी सक्सेस ऑफ बिजनेस। The main function of public relation is to spread the correct information, build the goodwill and create the positive image of a organization। आज के समय देखोगे इंस्टाग्राम पे कई इंस्टीट्यूशन है अपने टीचर्स के वीडियोस डालते रहते हैं काट काट के, जिसमें दिखाते हैं कि टीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। या फिर कई देखोगे एक्टर्स वगैरह भी हैं जो अच्छे फिलोसॉफी का काम कर रहे होते हैं सोसाइटी में, तो उसके वीडियोस डाल डाल के नेट पे सर्कुलेट करते रहते हैं, जिससे लोगों को उसके बारे में एक अच्छा इमेज पता चले। ठीक है ना, तो इसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं। PR टीम होती है उनकी, ठीक है, वो करते हैं। पब्लिक रिलेशन आज वेरी यूजफुल इन कंट्रोलिंग द नेगेटिव पब्लिसिटी। कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं कंपनी के रेपुटेशन को और एडवाइस करते हैं मैनेजमेंट को स्टेप इंप्रूव पब्लिक इमेज एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। लेकिन आज के समय में पब्लिक रिलेशन जनरली ब्रेन वॉश करने में ज़्यादा काम आते हैं। जनरली देखोगे आप, क्या बोलूँ मैं यार, थोड़ा सा प्रोडक्ट ख़राब भी है तो लोग उसके बारे में ऐसे रील्स वगैरह बनाते रहते हैं कि मतलब ठीक है, किसी की इमेज को सुधारने का काम होता है। जैसे अभी देखो कि राजकुमार ने एक पॉडकास्ट, उस पर विजय माल्या को बुला के उसको इस तरीके से दिखाया जैसे कि वो कितना बड़ा विक्टिम है। ठीक है, तो वो PR का गेम होता है। लोग को अगर वो पॉडकास्ट को तुम देख लेना भाई, तो तुमको विजय माल्या से हमदर्दी हो जाएगा। तो ऐसा दशा है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट मुझे इतना भी पता है कि वो इतना सीधा आदमी भी नहीं था जिस तरीके से उसको प्रमोट किया गया उसमें। रोल क्या होता है, पब्लिसिटी करवाना, लोगों को प्रेस रिलीज निकलवाना, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करवाना, लॉबी करवाना। लॉबी क्या होता है कि अपनी बातें आगे पहुंचाने को क्या बोलते हैं, लॉबी कहते हैं। पब्लिक रिलेशन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को डीलिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री को, जिससे असिस्ट कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए पॉलिसी को रिलेटेड टू द बिजनेस इंडस्ट्री। मतलब मान लो मेरा बिजनेस है कोई चीज़ का, मान लो मैं गुटखे का बिजनेस करता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मेरे को लगता है गवर्नमेंट टैक्स बहुत लगवाती है, तो मैं क्या करता हूँ, PR टीम के करके, PR एजेंसी से कह के गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में कॉन्टैक्ट बनवाऊंगा, फिर उनको पैसा खिला के, मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट होके बोलूँगा भाई थोड़ा टैक्स कम कर दो, जिससे प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता हो जाए। देखो ये जब भी साल होता है ना, जब चुनाव वगैरह आएगा, तो जब राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो नाटक करते आके कि अल्कोहल को बैन कर देंगे। ठीक है, हम गुटखे पे इतने सरचार्ज, इतने टैक्स लगा रहे हैं, सिगरेट पे लगा रहे हैं, तो कंपनियां फिर नीचे से सेटलमेंट हो जाता है। फिर शुरुआत में कुछ रूल्स लाते हैं, फिर धीरे धीरे वो रूल्स हट जाता है। ठीक है, इंडिया में देखते हो आज तक प्लास्टिक बैन नहीं हो पाया। ठीक है, सिगरेट बैन नहीं हो पाया, कुछ तो कारण होगा ना। खैर आगे बढ़ते हैं। काउंसिलिंग, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एडवाइस करता है टॉप मैनेजमेंट को इशू करने में इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन। ये हेल्प करता है बिल्डिंग अ गुडविल थ्रू द सोशल मीडिया इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज। सोशल मीडिया में देखते हो ना, जितने लोग हैं जो दिखाते हैं महान काम करते हुए पाए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर दिखा रहे हैं कि हम गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि हम तो कभी शो ऑफ नहीं करते, लेकिन किसी के घर में पहुँच गए, कैमरा मुँह पे मार दिए उसके परिवार के, और दिखाते कि तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। दिस इज़ ऑल आर द पब्लिक रिलेशन स्टंट किया जाता है अपनी इमेज को चमकाने के लिए। और ठीक है, कोई गलत तो नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब किसी को मर्डर तो नहीं कर रहे, तो गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा सही भी नहीं है। वेल, अपनी अपनी सोच। लेकिन हाँ, ये PR का गेम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव अचीव थ्रू द पब्लिक रिलेशन क्या क्या होता है, जैसे बिल्ड अवेयरनेस, आप लोगों को अवेयर कर पाते हो। बिल्ड करना क्रेडिबिलिटी, लोग आप पर ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। ये सेल फोर्सेस लाता है। ओके, फिर लोअर प्रमोशन कॉस्ट भी लाता है। ठीक है ना, इसलिए बोला PR गलत भी नहीं है। कई टीचर्स ऐसे हैं जो PR का यूज़ करते हैं। अगर मैं टीचिंग इंडस्ट्री में बात करूँ तो अगेन ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी ऐसा हरकतें करते हैं, मतलब PR का थोड़ा मतलब वो काम करते हैं। तो ठीक है, उसका पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मैंने समझाया, तो इसको नेगेटिवली मत देखने लगना। ठीक है, तो गलत होता है सर, ऐसा ऐसा नहीं है, सबका काम है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग
और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंसेस यहाँ पे दे रखा है। क्या इतना तुम लोग खुद कर सकते हो क्या? हाँ, एडवर्टीजमेंट इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पर्सनल होता है। ओके, इसमें सेम स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं, लेकिन इसमें एडजस्टेड होता है। पर्सन के हिसाब से वो क्या होता है, हम लोग मैसेज को चेंज करते हैं, क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है ना। एडवर्टाइजिंग इनफ्लेक्सिबल होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। ये लार्ज लोगों को पहुंच सकता है, लेकिन एक बार में एक कुछ ही नंबर ऑफ लोगों को आप इसमें एंटरटेन कर सकते हो। ये कॉस्ट पर पर्सन रिच वेरी लो एंड कॉस्ट पर पर्सन रिच वेरी हाई। एडवर्टीजमेंट कवर करता है मार्केट इन शॉर्ट टर्म, अ पर्सनल सेलिंग टेक लॉन्ग टाइम टू कवर द मार्केट। ये यूज़ करता है मास मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, और ये यूज़ करता है सेल्स स्टाफ टू कनेक्ट द कस्टमर डायरेक्टली। नो डायरेक्ट और इमीडिएट फीडबैक यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये हेल्प करता है क्रिएट इंटरेस्ट अवेयरनेस, और ये हेल्प करता है अगेन डिसीजन मेकिंग में ज़्यादातर। मोर यूजफुल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, और इसमें तुम्हारे स्मॉल नंबर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। मोर यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल बायर्स एंड इंटरमीडिएट्स एंड होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी महान सा बड़ा सा चैप्टर खत्म होता है हमारा मार्केटिंग का। मैं एक क्लास में बस बोलना चाहूँगा, अगर तुम वाराणसी यूपी से हो, ठीक है ना, बनारस से हो, तो तुम मुझसे ऑफलाइन में पढ़ सकते हो, जिसके लिए तुम मुझे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो 6388556077। हाउएवर अगर तुम वाराणसी से नहीं हो तो ऐसा नहीं है कोई गुनाह कर दी हो। मैं अप्रैल में सोच रहा हूँ, ठीक है, अप्रैल 2026 में सोच रहा हूँ कि मैं लाइव बैच लेकर के आऊँ। ऐप पे रहेगा वो, ठीक है। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को सजेस्ट कर सकते हो यार, ठीक है, क्योंकि तुम तो 12 पास हो चुके रहोगे ना, तो उनको प्लीज़ सजेस्ट करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि तुम कमेंट लाइक करते हो ना, तो ऐसा नहीं उससे मुझे पैसा मिलना है, बट हाँ, यूट्यूब उन वीडियोस को और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शेयर करता है। देखो क्या होता है ना, समझो, तुम बोलते हो सर मेरे कोई भाई बहन तो है नहीं, हम सजेस्ट नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, या फिर भैया हैं जो बड़े हैं, पास हो चुके हैं, अब उनके काम का तो है नहीं, या फिर छोटी बहन है वो साइंस से पढ़ रही है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या कर सकते हो भाई, तुम लाइक कॉमेंट तो कर सकते हो, इससे यूट्यूब भी दूसरे लोगों तक इंप्रेशन लेके जाएगा मेरे वीडियोज़ का, ठीक है ना। तो इतना तो कर सकते हो यार, ठीक है। ये नोट्स तुमको ऐप में दे रहा हूँ, तुम इससे पढ़ना प्लीज़, और मुझे बताना कैसा नोट्स है, कैसा मेरा एफर्ट लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट है तो वो भी नीचे लिख के जा सकते हो कि सर ये इंप्रूव करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मैं आने वाले बैचेस में इसको मैं कंसिडर कर पाऊँ, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, जितनी मर्जी चाहे इस वीडियो को भी रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। अगले चैप्टर हमारा आखिरी होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उसके बाद हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का जो पूरा होल सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।